नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का खरा सौदा में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है मानसी और अजय। तो ग्लोबल मार्केट से तो लगातार एक एक करके हमें अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इस बार S&P है जो हायर लेवल्स पर है। सिर्फ हम ही इंडियन मार्केट्स नहीं इस वक्त हाई लेवल्स बुला रहे थे कि S&P 500 भी कह रहा है कि अब मैं भी कॉम्पिटिशन में हूं। जी हाँ, काफी अच्छा रिबाउंड आया यूएस मार्केट में प्रियंका। लेकिन मैं आपको बताऊं मानसी की जो रिबाउंड था ना वो ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत अच्छा है। यूएस मार्केट में ये एक बहुत अच्छा साइन होता है, ब्रॉडर मार्केट्स का रिबाउंड। यूएस में ऑफ कोर्स बैंक्स रिबाउंड करके बंद हुए, नैस्डैक में तो एक अलग ही गेम चल रहा है, वहाँ बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। लेकिन कल हमने देखा कि ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस में वहाँ पे रिबाउंड आया, बैंक्स में रिबाउंड आया। और इसका मतलब कॉशन जो तीन चार दिन से हम साइडवेज मूव देख रहे थे वो बंद हुआ। ये देखिए नैस्डैक तो ऑफ कोर्स वन साइडेड चल रहा है और इसका फायदा इंडियन स्टॉक्स को कुछ समय के लिए हुआ, लेकिन कल गिरावट देखी गई। बट कमिंग बैक टू यूएस, अभी इस हफ्ते ना बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेटा नहीं है, तो यूएस मार्केट जो है इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं बिना इकोनॉमिक डेटा के। वहां पे अर्निंग्स का लास्ट फैग एंड है, बैंक्स के अर्निंग्स थोड़े अच्छे आए तो वहां पे बैंक से सपोर्ट मिला। इस हफ्ते चाइना की तरफ ज्यादा नजर है, चाहे एशिया की तरफ ज्यादा। मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ, बैंक ऑफ इंडोनेशिया, जापान में डेटा आ रहा है। आज भी चाइना के ट्रेड डेटा के ऊपर नजर रहेगी बाजार की। किस तरह का स्टिमुलस, वहां पे भी बात चल रही है चाइना में, फ्रेश स्टिमुलस की कि आएगा या नहीं आएगा, तो उसके ऊपर बातचीत चल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की कमेंट्री के ऊपर नजर रहेगी। बट बहुत बड़े भारी क्यूज नहीं है इंडियन ट्रेडर के लिए यूएस मार्केट में, या ग्लोबल मार्केट से भी ट्रिगर पॉजिटिव है। उतना ही मेरे हिसाब से काफी होगा बताना। इनफैक्ट सोमवार को ही हम बात कर रहे थे कि क्रेडिट पॉलिसी का हफ्ता है तो भारतीय बाजार के लिए वीक जो है वो पॉजिटिव रह सकता है। कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में दिन भर तो हमने देखा सुस्ती थी मार्केट्स में, लेकिन अजय लास्ट आवर ऑफ ट्रेड्स में रिकवरी भी आई और चुनिंदा स्पेसेस जैसे कि ऑटो और सीमेंट लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए लास्ट आवर ट्रेड का इंट्राडे ग्राफ बहुत जरूरी होगा दिखाना, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने कमजोरी की तरफ जा रहे थे, एक सडन रिएक्शन आया लास्ट आधे घंटे में। रेड्डी साहब, अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट दिखाएं, बैंक निफ्टी करीब 150 पॉइंट शानदार तरीके से रिबाउंड होकर बंद हुआ और निफ्टी में भी अच्छी इंट्राडे दिखाई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तभी आपको कल लास्ट आवर ट्रेड का एक्शन कैप्चर होगा। ये देखिए इनफैक्ट बैंक निफ्टी डेज हाई में बंद हुआ है और ये हुआ है आरबीआई पॉलिसी कल है, तो कोई भी अपनी शॉर्ट पोजीशन रन नहीं करना चाहता। 1-2 दिन लोगों ने एक बार कवर कर लिया। एक और खास बात हुई, कल 3 दिनों के बाद हमने एफआईएस के इन्फ्लोज वापस आते देखे। तो एफआई के इन्फ्लोज, इनफैक्ट हम थोड़ी देर में आपको एक मॉर्गन स्टैनली का नोट भी दिखाएंगे, कुछ दिखाएंगे उसके ऊपर कि एफपीआई के जितने भी फ्लोज एशिया में आ रहे हैं। मानसी, प्रियंका, कल मैं इंग्लिश चैनल पे मॉर्गन स्टैनली के इमर्जिंग मार्केट हेड से बात कर रहा था, जॉनथन गार्डनर से। उन्होंने कहा साहब इंडिया जो है ना सबसे बेहतरीन और पसंदीदा मार्केट बन गया है, जैसे कि एक स्टॉक है एफआईएस का। तो ये फ्लोज इतनी जल्दी में रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। कल भी हमने देखा एफआई फ्लोज 3 दिन के गैप के बाद वापस आ गए। तो एक तो फ्लोज पॉजिटिव हुए, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई, तो हम वापस 18,600 वाला हमने जो मकाम था वो वापस उसी के करीब बंद हुए, अचीव करने की कोशिश इवन की, ऑलमोस्ट वहां पर बंद हुए। 44,200 हमने पकड़ के रखा। तो पॉइंट ये है कि बाय ऑन डिप्स अभी भी जारी है। अब सब चल क्या रहा है, एक तो ऑटोज तो वन साइडेड चल रहे हैं, हम देख ही रहे हैं, बिल्कुल वो तो रफ्तार ही नहीं थम रही है, बहुत जबरदस्त। आयशर, टाटा मोटर्स, मारुति, सारे स्टॉक्स में हमने काफी तेजी देखी। साथ ही में हमने देखा कि सेलेक्ट फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, डिवीज लैब, बहुत अच्छी फार्मा में बाइंग आ रही है और इससे बाजारों को काफी मदद मिली। और ब्रॉडर मार्केट बहुत एक्टिव थे कल। अपने सीमेंट का जिक्र किया, कॉस्ट रॉ मटेरियल नीचे आने की वजह से सीमेंट में भरपूर बाइंग आई और ये भी बात आ रही है कि इस महीने जीएसटी की मीटिंग हो सकती है, तो शायद उसके ऊपर कुछ कोई कदम उठा लिया जाए जीएसटी रेट कट करने में, तो उसमें बड़ी अच्छी बाइंग आई। तो कुल मिला के देखा है आईटी में एक नरमी थी। मैं आप देख रहा था प्रियंका, 3800 का लो था परसिस्टेंट का इन्फोसिस के रिजल्ट वाले दिन। हाँ। और अभी रिसेंट है था 5100 करेक्ट। तो 5100 वाला परसिस्टेंट जो है 220-30 रुपए कल घट गया, क्योंकि कल एक फॉरेन कंपनी ने कहा कि ईएपीएम, मैंने तो उसका नाम नहीं सुना था, मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन गाइडेंस कट किया और इतना बड़ा इंपैक्ट आ गया। नहीं, पका हुआ था, फल पका हुआ था। देखिए गाइडेंस कट किस समय पे आता है, वन साइडेड रैली हो चुकी है, उसके बाद अगर थोड़ी सी मामूली तो ट्रिगर कर दी प्रॉफिट बुकिंग। मुझे लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी गिरावट यहाँ से आईटी में आएगी एट अ टाइम जब नैस्डैक ब्रेकआउट कर रहा है। यही है कि भाई चुके थे रिएक्शन में भी, और आज इसके ऊपर हम एक बड़ा डिस्कशन भी करेंगे 9:40 पे कि ये जो ईएपीएम की कमेंट्री है, इससे आईटी स्टॉक्स घटे हैं 3 महीने का बिगेस्ट फॉल, क्या ये मौका है अगर आप पहले राइड नहीं कर पाए, या आपको निकल लेना चाहिए आईटी स्टॉक्स पे, उधर नहीं देखना चाहिए, ज्यादा अच्छे
ज़्यादा अच्छी एक्शन दूसरे स्टॉक्स पे हो रहा है। बैंक्स में कल ज़बरदस्त एक्शन था, इंडसइंड बैंक, एक्सिस, आरबीएल, आईडीएफसी बैंक, ये इन चुनिंदा बैंकों ने बैंक निफ्टी को अच्छा खींचा है। इनके कोटक के ऊपर आप नज़र ज़रूर बनाए रखिए, ये एक डार्क हॉर्स बन रहा है गिरावट पे। कोटक और एक्सिस ये दोनों काफ़ी दिनों के बाद बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहे हैं बैंक निफ्टी को भी, और 1700 वाला 1950 कोटक हो गया। किसी भी गिरावट पे ये देखिए लास्ट आवर ट्रेड में फ्रेश बाइंग आएगी, आती हुई दिखाई दे रही है कोटक में, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। जाते हैं डिम्पी के पास और समझते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कल क्या डेटा निकल के आया, किस लेवल्स पे निफ्टी बैंक निफ्टी में काम होता हुआ नजर आया कल लास्ट आवर ट्रेड में। गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग अजय। पिछले 3-4 दिन से हम आपके सामने एक बात कर रहे हैं कि मार्केट एक चर्निंग वाली रेंज के अंदर है, वो आपको चर्निंग दिख भी रही होगी। हम जाते आते उसको ठीक कर जाते हैं या तो फिर जाते आते उसको खराब करके जाते हैं। कुल मिला के मार्केट का 18,500 का सपोर्ट है, 18,700 का रेजिस्टेंस है, ये 200 पॉइंट की चर्निंग की रेंज है। आज भी वैसा ही होगा, आज भी कोई बहुत बड़ी हेल्प आपको शायद नहीं मिले मार्केट से इंडाइसिस के तौर पर। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। पहले आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर कल क्या हुआ देखिए, कल निफ्टी के अंदर -4% का ओआई हुआ है। जो भी आप लास्ट में दिखा रहे थे ना कि एकदम से स्पीड से ऊपर आया है, ये सारी की सारी शॉर्ट कवरिंग हुई है। देखिए शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, कई बार वो 1 घंटा या 4 दिन तक भी लिमिट हो जाती है, उससे ज़्यादा नहीं चल पाती है। तो इसलिए शॉर्ट कवरिंग पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। आप इस चीज़ को ध्यान जरूर रखें कि आपने शॉर्ट्स कवर किए हैं, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हम रेंज को नहीं ब्रेकआउट कर रहे हैं। हम पिछले 6-7-8 दिन हो गए हमको ये रेंज ब्रेकआउट नहीं हो रहा है हमसे, तो इसलिए इस चीज़ को जरूर नोटिस रखें। आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने की आदत से डाल लें। आते हैं 5 पॉइंट का सिर्फ कल चेंज दिखा, अगर आप नेट में देखना तो यानी कि निफ्टी जहां था वहीं पे जाके बंद हुआ है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर भी 63 पॉइंट का चेंज था, कुल खास बड़ी बात नहीं है। 63 पॉइंट भी, इसके अंदर भी -0.15% का माइनस ओआई हुआ। इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग यहां पर भी हुई थी, बहुत ही हल्के हाथ से शॉर्ट कवरिंग हुई। इसने भी अच्छा काम यह किया कि 44,000 के ऊपर जो सेकंड डे इसने क्लोज कर दिया, तो इसने अपने सपोर्ट को पक्का कर दिया। आज आपको रेजिस्टेंस देखना चाहिए कि सपोर्ट देखना चाहिए? मैं कहूंगा आज आपको सपोर्ट देखने चाहिए। अगर 18,500 और 44,000 किसी तरह से ब्रेक नहीं होते हैं तो आज हो सकता है थोड़ा बहुत आपको और एक रास्ता दिखे ऊपर जाने का। अदरवाइज अगर ये दोनों भी एक बार वापस से टेस्ट होने के लिए भी आते हैं ना, तो बहुत बड़ी पोजीशन मत लेना मार्केट के अंदर, खासकर इंडाइसिस के अंदर तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। एक और पॉइंट, बैंक निफ्टी का थोड़ा प्रीमियम भी कम हुआ है। ये पहले 185 पॉइंट का हो गया था, कल ये 150 पॉइंट का हुआ है। थोड़ी इच्छा शक्ति भी कल कम हुई है। आते हैं पीसीआर पे, 1 के आसपास चल रहा है। बुल्स और बियर ग्रिप की आपस में टाइट टक्कर हो रही है, देखता है कौन जीतता है। फिलहाल तो आपस का बिल्कुल टक्कर चल रही है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में कुछ नहीं हो रहा, ये 11 से 13 के बीच में आके फंसा हुआ है। जो नोटिसेबल पॉइंट है वो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो है इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा। 24,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है कल इसके अंदर। और अगर आप कैश का भी एफआईएस नंबर देखते हैं तो 385 करोड़ का प्लस हुआ है। नंबर 500 करोड़ से छोटा है जो प्लस हुआ है, और जो शॉर्ट हुआ है वो 24,000 करोड़ का नंबर है जो अपनी स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं। और सभी सेगमेंट्स में भी धीरे धीरे करके बिकवाली हुई है। इसलिए एफआईएस बहुत बड़ा रोल इस समय प्ले करेंगे, कहना मुश्किल है। इससे पहले कर चुके हैं, ये बात सबको पता है। आते हैं कि रिटेल ने कल क्या किया। रिटेल ने कल फ्यूचर्स थोड़े बहुत खरीदे हैं, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं खरीदे। एफआईएस ने कल क्या किया कि उन्होंने कल फ्यूचर्स बेचा है, थोड़ा बहुत बेचा है, ज्यादा नहीं बेचा उन्होंने भी। और ऑप्शंस के डाटा में मेरे को जो इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि आप जहां पे खड़े हैं ना, वहां की कॉल भी टूट रही है और पुटे भी टूट रही है। इसलिए मैं दम भर के कह सकता हूं कि मार्केट के अंदर फिलहाल चर्निंग का रेंज हो सकती है। 18,500 की कॉलें भी टूट रही है, 18,500 की पुटे भी टूट रही है, 44,000 की कॉलें भी टूट रही है, 44,000 की पुटे भी टूट रही है। यानी एफआईएस ने कैश में भी बाइंग की है और स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग की है। ठीक है, स्टॉक्स कौन से होंगे जिस पर नजर रखनी होगी डिम्पी? क्योंकि जिस तरह का दो स्टॉक्स, जिस तरह का लॉन्ग बिल्टअप आपको यहाँ पर सीमेंट स्पेस में दिख रहा है, क्या ये सेक्टर आज भी फोकस में होगा? कौन से दो स्टॉक्स हैं? देखिए सीमेंट में डाटा तो अच्छा है, लेकिन मैंने सीमेंट से शेयर को चुना नहीं, क्योंकि सीमेंट का क्या होता है ना, आप सेकंड डे उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, थर्ड डे उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको थोड़ा उससे हट के चुनना पड़ता है शेयर। तो हमने चुना, अभी अजय जो बात कर रहे थे कि 2 बैंकिंग काउंटर्स पे ध्यान रखिएगा, कोटक और एक्सिस। हमारे नोटिस में भी एक्सिस बैंक आया, हमने एक्सिस बैंक का डाटा को सारा खंगाल के चेक किया कि ये कैसी है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने 52 वीक हाई पे आ गया, और वैसे देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पे भी है एक किस्म से इसको देखा जाए तो। और इसके अंदर कुछ हद तक हमको शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई दिखी है। कल 5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट घटा भी है। और एक और पॉइंट, एक ही दिन के अंदर कल 10% का डिलीवरी का चेंज हुआ है। इससे पहले 50% की डिलीवरी थी, कल 60% की डिलीवरी हो गई। एक ही दिन के अंदर
का डिलीवरी डाटा बढ़ जाना ये नोटिसेबल पॉइंट होता है किसी भी बैंकिंग वाले शेयर्स में जो वेटेज भी रखता हो। तो इसलिए एक्सिस बैंक पे ध्यान रखिएगा, ये आज का लॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है। अब आते हैं शॉर्ट पे। देखिए मार्केट के अंदर शॉर्ट करने के मौके हमेशा कम मिलेंगे क्योंकि आप बुल फेस में हैं, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का शेयर हम ढूंढ के लाते हैं, लेकिन हमारा कन्विक्शन लॉन्ग के मुकाबले उसमें थोड़ा कम ही होगा, या आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के काम कीजिएगा। वो है वोल्टास का शेयर। कल अनवाइंडिंग का प्रेशर था वोल्टास के अंदर। कल वोल्टास ने 50 दिन 200 दिन की एवरेज को ब्रेक करके क्लोज किया है। मैं ये समझता हूं कि गर्मियों की सीजन की वजह से वोल्टास को सबको नोटिस करेंगे, लेकिन वोल्टास प्राइस एक्शन में वो जुड़ नहीं रहा उसके साथ में, और कल इसने अपना स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन भी किया है। ट्रेंड जिसको हम कहते हैं सुपर ट्रेंड, उस सुपर ट्रेंड में नेगेटिव भी हुआ है विद अ ह्यूज बार कैंडल अनवाइंडिंग के प्रेशर के साथ। इसलिए वोल्टास को आप थोड़ा मंदी की नजर से देखिएगा और तेजी की नजर से आप एक्सिस बैंक पे जरूर ध्यान रखिएगा। ओके चलिए इन सारे स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखेंगे। रिम्पी आपने 2 स्टॉक बताए, कुछ एक्स्ट्रा दे दिया आज? डिम्पी खुद में आज कह रहा है कि अच्छे मैं लॉन्ग अच्छे दो extra स्टॉक्स बताए, एक्सिस बैंक। क्या बात है, थोड़ा तड़का दे दिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित मूलचंदानी, संतोष मीना से भी जानते हैं कि आज कैसे ट्रेड किया जाए। माहौल तो बहुत ही शानदार है। कल की क्लोजिंग एक्चुअली बुल्स के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। आज पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स भी चल रहे थे, ऑटो, रियल्टी और बैंक्स। बाजार का माहौल यही है कि पुल बैक में आप मिस ना करें। सुमित आप कौन से लेवल्स वॉच कर रहे हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी बताइए पहले, फिर ट्रेड्स पे बात करेंगे। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसे कि अभी डिम्पी जी ने भी डिस्कस किया, तो आप बोलेंगे तो एक वॉलेटिलिटी कंप्रेशन हो चुका है मार्केट में। तो बेसिस बने हुए हैं, आप देखिए 18,500 2 बार टेस्ट हुआ और दोनों बहुत बाउंस हुआ। इसी तरह से अपसाइड में मैं एक जोन बनाना चाहूंगा इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ सिंगल डिजिट। तो 18,650 से 18,700 स्पॉट लेवल पे। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर एक क्लोजिंग नहीं देता, मुझे भी नहीं लग रहा कि मार्केट एकदम से ऊपर जाएगा। तो रेंज है, तो मैं यहाँ पे 3 स्टेप बोलूंगा, रेडी स्टेडी। अब गो कब मिल रहा है? जब ये लेवल्स ब्रेक हो। तो 18,500 और 18,650 ये 2 लेवल्स रहेंगे। निफ्टी में अगर सेक्टर्स की बात करें तो अभी भी रियलिटी सेक्टर में मुझे काफी अच्छी दिख रही है। जैसे कि आपने सीमेंट का बात बोला, तो सीमेंट में देखिए अल्ट्राटेक भी एक न्यू हाई है। अंबुजा ने काफी अच्छा कल गेन किया हुआ है, तो बिल्कुल वहां पे नजर बना के रखिए। बैंक निफ्टी में जो लेवल्स हैं वो 44,300 से जोन है 44,500 और नीचे में 44,000। वो तो एक साइकोलॉजिकल और ओआई के बेसिस पे भी है। तो बिल्कुल आप वेट कीजिए, अपना ट्रिगर बना के रखिए, लेकिन शूट कीजिए जब ये लेवल्स ब्रेक हो। बेहद अच्छे तरीके से समझाया आपने। बाजार में गिरावट में खरीदारी तो है, लेकिन रेडी स्टेडी और गो यानी कि शूट तब कीजिए जब लेवल्स ये जो आप बता रहे हैं, सुझा रहे हैं, वो सामने दिख कर आए। गिरावट में खरीदारी के ट्रेंड होंगे। आइए संतोष से जानते हैं। संतोष, 18,600 के पास निफ्टी लगातार रेजिस्टेंस फील कर रहा है। आज के लिए ट्रेड सेटअप रेंज क्या होगी? क्योंकि कल अगेन हम देख रहे हैं वीकली एक्सपायरी का दिन भी है और क्रेडिट पॉलिसी का इंपॉर्टेंट इवेंट भी है जिसे वॉच आउट करना होगा। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट की बात करें तो एक रेंज में अटका हुआ काफी लंबे समय से, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमको कोई मेजर ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिल रहा है। मेरा व्यू थोड़ा सा था कि 18,650 के आसपास मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। मार्केट ने पॉज लिया, लेकिन कोई मीनिंगफुल प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन नहीं दिखाया। अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। निफ्टी की रेंज देखें तो 18,450 से 18,650 की बहुत ही नैरो रेंज है, लेकिन लोअर लेवल से हमेशा अच्छी बाइंग देखने को मिलती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। सो फॉर टाइमिंग आज के हिसाब से मुझे लगता है कि वैसे तो मेरी होल्ड की सलाह है, लेकिन कोई बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी देखना चाहे बाय ऑन डिप की तो देख सकता है। एक्चुअल जो ट्रेंड इमर्ज होगा वो कल से होगा, बिकॉज कल की आरबीआई की पॉलिसी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज पॉज तो सबको एक्सपेक्टेड है, लेकिन मुझे लगता है कमेंट्री थोड़ी सी हॉकिश हो सकती है। जीडीपी के नंबर काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं और इन्फ्लेशन का अभी भी कंसर्न है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मॉनसून का फैक्टर हो रहा है। एंड आज भी शायद ऑस्ट्रेलिया के मेट डिपार्टमेंट ने एल नीनो के थोड़ा सा अलर्ट जारी किया है, तो वो एक कंसर्न हो सकता है। अगर आरबीआई गवर्नर उस चीज को हाईलाइट करते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग का कारण हो सकता है। बट इन केस अगर निफ्टी 18,650 के ऊपर निकल के टिक जाता है कल, तो फिर शायद हमको नए हाई भी देखने को मिल सकते हैं। मेरी सलाह रहेगी आज शायद बाय ऑन डिप का अप्रोच रखें, लेकिन जो थोड़ा से पोजिशनल ट्रेडर्स है, कल के बाद क्या ट्रेंड इमर्ज होता है उसके बाद एक क्यू लेके ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आरबीआई पॉलिसी को वॉच तो करना होगा, और इनफैक्ट वॉच आपको इटिना स्वदेश पे करना है, क्योंकि बड़ा पैनल हमारे साथ होगा और सीधा पॉलिसी से लगभग आधा घंटा पहले हम शुरू हो जाएंगे, जब फिर प्री पॉलिसी क्या एक्सपेक्टेशन है। बड़ा पैनल हमारे साथ 10 बजे से लेकर 11 बजे तक लगातार पूरी कवरेज आप देखें, और उससे पहले का एक्शन भी इटिना स्वदेश पर जरूर देखें। चलिए
चलिए अब आज की कुछ पिक्स भी देख लेते हैं। आज की क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए। सुमित भी बात कर रहे थे और संतोष तो थोड़ा सा वॉच करना चाहते हैं इंडेक्स को। ठीक है, बताएं सुमित, क्या होंगी आपकी आज की रिकमेंडेशंस? देखिए अभी भी 2 डिलीवरी पिक्स रहेंगी। काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है दोनों स्टॉक्स में। पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा रॉसेल इंडिया लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस है 320। स्टॉक ने काफी अच्छा एक बेस बना के ब्रेकआउट दिया था पिछले वीक में, उसके बाद एक रिटेस्ट कैंडिडेट की तरह देखिए कल भी अपने ऊपरी स्तर पे ही क्लोजिंग दिया है। तो मुझे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी दिख रही है। और अगर आप वीकली चार्ट बनाएंगे तो एज पर द वेव्स ये 5th वेव का स्टार्टिंग हो सकता है और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस है 320, बाय कीजिए। 385 and 430 will be the 2 targets and stop loss will be 270। जो दूसरा स्टॉक है वो है आर्चियन केमिकल्स। देखिए ये रिसेंटली लिस्टेड है। स्टॉक ने थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट दिखाया था, लेकिन पिछले 1 महीने से स्टॉक ने अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है जो 520 का, और कल के सेशन में अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है जिसको हम बोलते हैं VCP। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और भी अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस है 586, बाय कीजिए। 520 विल बी द स्टॉप लॉस, टारगेट विल बी 652 एंड 687। ठीक है, 2 कॉल्स और दोनों खरीदारी के इस वक्त सुमित की तरफ से उनकी लिस्ट में। संतोष, आपकी लिस्ट में कौन से ट्रेडिंग आइडियाज है आज के लिए? संतोष, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। संतोष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके ट्रेडिंग आइडियाज आप बताएंगे? ओके, चलिए संतोष से फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करते हैं। तकनीकी दिक्कतें हैं लेकिन उनके आइडियाज हमारे पास है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जहां पर कॉशियस आउटलुक था संतोष की तरफ से, स्टॉक स्पेसिफिक आउटलुक जो है वो खरीदारी। पीबी फिनटेक पर खरीदारी की कॉल है। न्यूएज टेक्नोलॉजीज में लगातार आप देख रहे हैं कुछ स्पेसेस हैं जहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। पीबी फिनटेक की अगर बात करें 650 के टारगेट्स को मानकर चलें, 608 का स्टॉप लॉस लगाते हुए एक खरीदारी के मौका बनता हुआ दिख सकता है। और साथ ही राइट्स लिमिटेड, कल भी स्टॉक में हमने मजबूती देखी थी, करीब 3% की तेजी के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ था। 400 के टारगेट्स को मानकर चल सकते हैं। 376, 376 का स्टॉप लॉस संतोष की तरफ से। 2 कॉल्स तो क्लियरली हमारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से 4 कॉल्स, चारों की 4 खरीदारी की। तो मार्केट का अंडरटोन इसी से बुलिश है, ये संकेत मिल रहे हैं। त्रिमूर्ति सेगमेंट हमारे साथ लेकर शरद जुड़ गए हैं, जानते हैं 3 शेयर्स और उससे जुड़ी हुई खबरें। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है फोकस में रहेगा ICICI लॉम्बार्ड, और यहाँ पे मई के जनरल इंश्योरेंस डेटा है और यहाँ पे डेटा में बहुत स्ट्रेंथ देखने मिला है। 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके प्रीमियम्स का ग्रोथ देखने मिला और ये लगातार दूसरा स्ट्रेट मंथ है FY24 में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा जो मार्केट प्रीमियम थे ओवरऑल इंडस्ट्री की वो सिर्फ 18% गया। इसका मतलब कंपनी ने जो इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया है, उनके जो पीयर्स है उनसे भी बेटर किए हैं, जैसे कि आपके स्टार हेल्थ और नेशनल एश्योरेंस मई के मंथ के लिए। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो रहेगा आपके इनसाइडर डील्स पे स्पेसिफिक, और अदानी पोर्ट्स में जो उनके प्रमोटर ने लगभग 20 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है जून के महीने में। इसके अलावा NRB बियरिंग्स जो रिसेंटली रैली चल रही थी स्टॉक में, यहाँ पे प्रमोटर्स ने 1 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है, और स्टार सीमेंट में भी प्रमोटर्स लगभग 6.5 लाख शेयर्स जून के महीने में खरीदे हैं। इसके अलावा तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा टोरेंट पावर, और यहाँ पे उन्होंने MOU साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। ऑफकोर्स ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए है और 5700 मेगावाट की कैपेसिटी की है, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो लगभग 27,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। पावर स्टॉक्स में तेजी है, हम डिस्कस करेंगे टोरेंट पावर। JSW एनर्जी कल बहुत जोर से भागा था लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में। टोरेंट पावर और JSW एनर्जी दोनों इसमें जो है, टोरेंट में हाइड्रो के खबर आई है जो शरद बता रहे हैं। JSW एनर्जी में मर्चेंट पावर का शेयर सबसे ज्यादा, याद रखिएगा इस समय। और कल अगर आप इंटरडे दिखाइए डेटा साहब जरा, JSW एनर्जी एंड टोरेंट पावर दोनों में सेकेंड हाफ द सेशन में एक जबरदस्त, ये देखिए JSW ने 6% ऊपर बंद हुआ 265 के करीब। लास्ट आवर ट्रेड में इसमें तेजी आई। टोरेंट पावर एग्जैक्टली सेम। संतोष, टोरेंट और JSW में चार्ट्स में क्या लेवल्स बन रहे हैं, आप किसमें ज्यादा मजबूती आपको दिख रही है? ओके, सुमित से जानते हैं, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, एक बार दोबारा कनेक्ट करते हैं संतोष से। तब तक सुमित आप बताइए, JSW एनर्जी और टोरेंट पावर लेवल्स और मजबूत ट्रेड कहां पे ज्यादा बैठता है?
देखिए टोरेंट पावर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका है। आप देखिए पिछले 3 से 4 सेशन में आप देखेंगे तो 550 से लेके 612 कल जो क्लोजिंग आया तो काफी एक अच्छा रनअप दे चुका है ऑलरेडी 10 से 15% का। लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अगर बात करें तो ये अभी भी एक रेजिस्टेंस फेस करेगा जो है करीबन 270 की लेवल का। तो 270 से 275 का जो जोन है, जैसे ही ये सस्टेन होगा और लेवल क्रॉस होगी तो मुझे लग रहा है कि फ्रेश राउंड ऑफ रनअप स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है तो यहाँ पे आप टारगेट रख सकते हैं 315 और 350 का। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है तो 247 जो है वो स्टॉप लॉस की तरह रखेगा। टोरेंट पावर जिनके पास है मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बिल्कुल आप इसे होल्ड पे रखिए। अपसाइड में टारगेट जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज 656 एंड दिस विल बी द लाइफ टाइम हाई। तो वीकली क्लोजिंग अगर 650 के ऊपर मिल रहा है तो मेरा सजेशन रहेगा आप नेक्स्ट 3 से 4 महीने के लिए भी इसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप एक लंबे समय के लिए भी होल्ड करने की बात करें पोजिशनल 3 से 6 महीने के लिए, ठीक है। टोरेंट पावर पर तो नजरिया, लेकिन कई सारे इनसाइडर डील्स जो शरद बता रहे थे उसमें अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे तो नजर जा रही है। अडानी पोर्ट्स के प्रमोटर ग्रुप ने लगभग 20 लाख शेयर खरीदे, एनआरबी बेयरिंग में भी 1 लाख शेयर खरीदे। और एनआरबी बेयरिंग अजय इतनी अच्छी मूव 20-22% चल चुका है पिछले हफ्ते। कल चला बड़ा मूव था एनआरबी में, हाँ। और पिछले हफ्ते भी 12-15% का देख चुके हैं। 2 दिन कंटिन्यूअसली चला, तो इतनी अच्छी मूव के बाद भी प्रमोटर बाइंग कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ और पॉजिटिव आ सकता है क्या? एनआरबी बेयरिंग के चार्ट से एक बार चेक करके बताएंगे सुमित, इसमें क्या अभी भी एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहिए या थोड़ा रिस्की हो गया, डिप का वेट करें? कल का जो क्लोजिंग है वो एक परफेक्ट रेजिस्टेंस की तरह है। आप वीकली क्लोजिंग देखेंगे तो पिछली बार भी स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था इन जनवरी मंथ, इन द मंथ जनवरी 22 एंड अक्टूबर 22। तो ये एक लेवल जो है 185 से 190 अगर वीकली क्लोजिंग आ रहा है तो बिल्कुल इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के लिए जाएगा। तो यहाँ पे मेरा वेट का रहेगा नजरिया, अगर जिसके पास है आप होल्ड कीजिए और अपॉर्चुनिटी ढूंढिए 190 के अबव में। तो जो फ्रेश बाइंग है वो सिर्फ 190 के अबव में बोलूंगा। सो माइट फेस सम रिजेक्शन, लेकिन ये रिजेक्शन जो है वो रहेगा सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह। तो बिल्कुल आप वेट कीजिए 190 के क्लोजिंग का फॉर द अपसाइड मोमेंटम। अपसाइड मोमेंटम में फिर अगर नेक्स्ट टारगेट बनेगा 240 का। ये 240 अपसाइड में टारगेट और बेरिंग स्पेस में ही अच्छा एक्शन है। एनआरबी बेरिंग लीड करता हुआ, लेकिन इसके अलावा एसकेएफ और शेफलर में भी अच्छी खासी मजबूती हम देख रहे हैं। कल के सेशन में भी ये परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की अगर बात करें, मई के डेटा आए हैं और 18% जंप यहाँ पर ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस इस डेटा में देखने को मिला है। तो स्ट्रॉन्ग में जनरल इंश्योरेंस डेटा और इसमें लीड कर रहा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आप देखिए कल हमने करीब आधे से 1% तक की तेजी देखी और ताजा डेटा ये आ रहे हैं कि मई में प्रीमियम्स में 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली है सालाना आधार पर और FY24 में दूसरी बार ये आंकड़े मजबूत आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए आते हुए। जनरल लाइफ इंश्योरेंस पर संतोष, एक बार आपकी राय, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से शुरुआत कीजिए। न्यू इंडिया इंश्योरेंस की अगर बात करें, उनके प्रीमियम्स में भी बढ़ोतरी है। यस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो इस स्टॉक में एक हेल्दी करेक्शन के बाद एक क्लियरली रिवर्सल देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन अब एक रिवर्सल है। मुझे लगता है ये तेजी बनी रहेगी। इमीडिएटली मुझे जो टारगेट नजर आते हैं 1286 1285-86 के नजर आते हैं, उसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक में शायद हमको आने वाले दिनों में 1380 1400 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की राय रखना चाहिए। नीचे 1215 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑटो सेक्टर की तेजी का भी बेनिफिशियरी है, तो मुझे लगता है उसका आने वाले समय में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। इंश्योरेंस डेटा, एक्चुअली कल जो इंश्योरेंस डेटा आया है उसमें काफ़ी मजबूती दिखाई दे रही है। तो सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स पे अब ये मंथली डेटा आता है, आपको बता दूं मैं, आप नज़र रखिएगा, एक्साइटमेंट हो सकता है। एक्साइटमेंट से याद आया, आज एक बड़ी एक्साइटिंग गाड़ी लॉन्च होने वाली है। अगर आप गाड़ी के फ़ैन नहीं है मेरी तरह, मैं तो हूँ बहुत बड़ा फ़ैन एक्चुअली, लेकिन आप स्टॉक के फ़ैन जरूर हैं, तभी आप स्वदेश देखते हैं और पैसा कमाते हैं, राइट। और वो है जिम्नी। ये जो है गाड़ी मारुति की गाड़ी है। मारुति ऑलमोस्ट 10,000 पर नॉक कर रहा है। रेक्टर साहब, अगर आप मारुति का जितना लंबा ग्राफ दिखा सकते हैं उतना दिखा दें तो आपको मालूम चलेगा कि मारुति कुछ 7 या 8 साल के बाद 10,000 के भाव के करीब पहुंचा है। और उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने लंबी बढ़िया गाड़ियां लॉन्च करना शुरू कर दिया है। पिछले, ये देखिए, पिछली बार ये भाव कहाँ पे था, 2010 के करीब, नहीं 12-13 के करीब था। 10 साल के हाई पे आ गया, 9800 का भाव था। संतोष, आप चेक करके बता सकते हैं चार्ट, ये लो में गया था, काफ़ी ज़्यादा नीचे दिखाई दे रहा है, 1200-1500 रुपये,
और उसके बाद हाई इसका 9800 था पिछला, अब वापस 9800 के आसपास आ गया। ब्रेकआउट हो रहा है इसके अंदर, बहुत लंबी लंबी अच्छी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं और आज जिमनी की प्राइसिंग आएगी। और अगर देखा जाए तो अभी तो वही भाव आया है जो पहले था 8-9 साल पहले, तो यहां से तो गेम चालू होगा। इस भाव पे अगर एंट्री की जाए तो कैसे ट्रेड करें इसको? यस, मारुति की बात करें तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बना हुआ है। जो 10,000 का लेवल था 9996 का पुराना ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट। इस बार शायद ये 10,000 के इंपॉर्टेंट मार्क को टेस्ट कर सकता है, तो मोमेंटम बना हुआ है। हो सकता है उस लेवल को टेस्ट करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो खरीदारी के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। जिस दिन ये 10,000 के ऊपर टिक जाएगा तो एक फ्रेश एक्सपेंशन फेज देखने को मिलेगा स्टॉक में, फिर शायद हमको 11,000 की और भी एक रैली देखने को मिल सकती है। नीचे अब जो बेस बन चुका है, जो रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया 9500 के लेवल, वो एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। तो व्यू बुलिश है, बाय ऑन डिप की अप्रोच रखे, लेकिन एज ए ट्रेडिंग बेट लिया हो तो 10,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है। ऑलराइट, तो इसे आप बाय ऑन डिप्स करेंगे। इनफैक्ट हम सोमवार को भी लास्ट आवर में बात कर रहे थे क्लोजिंग में, श्रीकांत थे शायद, उन्होंने कहा भी था कि अब अपने जो अब तक के 10,000 के जो अभी हाई लेवल्स जो भी आए हैं उसको क्रॉस कर सकता है मारुति सुजुकी जल्दी। ठीक है, चलिए इस स्टॉक पर तो नजर रहेगी। लेकिन आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कौन से स्टॉक्स पर रिपोर्ट्स हैं, ये सब वमाक्षी ने कंपाइल किया। आइए वमाक्षी से समझते हैं। बताएं वमाक्षी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम के साथ। हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि FY24 में हाई सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नियर टर्म कॉस्ट प्रेशर्स हालांकि रह सकते हैं क्योंकि हायर R&D एक्सपेंसेस और सेल एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, मगर इनका जो स्पेशलिटी बिजनेस है वो रेवेन्यूज के मुकाबले और तेजी से ग्रो हो सकता है। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने सन फार्मा पर अपनी ओवरवेट की राय को जरूर बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया है 1170 प्रति शेयर का। इसके अलावा JSW स्टील भी हमारे रेडार पर रहेगा। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि स्टील प्राइसेस नियर टर्म में थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं, मगर पिछले एक महीने में जो कोकिंग कोल प्राइसेस में मॉडरेशन देखने मिला है उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है कंपनी के लिए। स्प्रेड्स हालांकि रेंज बाउंड रह सकते हैं अगले कुछ महीनों में। तो इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि उन्होंने JSW स्टील पर अपनी ओवरवेट की राय को जरूर बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 580 प्रति शेयर का। इसके अलावा SBI भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि लोन ग्रोथ मॉडरेट हो सकता है, मगर 12 to 14% पर स्टेडी रहने की उम्मीद की जा रही है। FY24 में मार्जिन हालांकि टाइट रेंज में रह सकते हैं, मगर उनके जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बिलो नॉर्मलाइज लेवल पर एक्सपेक्टेड है। मॉर्गन स्टैनली ने SBI पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 715 प्रति शेयर का। इसके अलावा आयशा मोटर्स भी फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि डोमेस्टिक मार्केट में कंटिन्यूअस ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रॉयल एनफील्ड का शेयर फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए भी सुधरा है 13% से 18% तक। इसके अलावा हंटर ने भी नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड किए हैं कंपनी के लिए। तो ओवरऑल आयशा मोटर्स पर इक्वल वेट की राय बरकरार, टारगेट प्राइस 3353 के साथ। और आखिर में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्पेस पर। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और जो स्टॉक्स इनके कवरेज में हैं, इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो करीब 120 बेसिस पॉइंट से बड़े हैं Q4 में, विद द एक्सेप्शन ऑफ UPL। मगर FY24 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन और भी बढ़ सकते हैं 40 बेसिस पॉइंट्स से लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट के चलते। ओवरऑल उनकी टॉप पिक्स है पॉलीकैब और कजारिया सिरेमिक्स, और उनकी तरफ से कॉशियस नजरिया आ रहा है हैवेल्स, वर्लपूल, पिडिलाइट और एस्ट्रल पर। वाह क्या बात है, मेरे सारे फेवरेट स्टॉक्स अपने अपने सेक्टर के लीडर्स हैं। एक्चुअली फेवरेट इसलिए बने, मेरा कोई पर्सनल जाती इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये आप देखिए ना, ये सारे कंपनीज हैवेल्स, पिडिलाइट, एस्ट्रल। आपको याद होगा हैवेल्स पे लोगों ने कितना सवाल उठाया था जब इन्होंने लॉयड का एक्विजिशन किया था कि एक टर्न अराउंड कर पाएंगे या नहीं। इस समय लॉयड ने धमाका कर रखा है। अगर आप एयर कंडीशनर खरीदने जाएं तो आपको मालूम चलेगा हैवेल्स ने इस पूरे कंपनी को टर्न अराउंड कर दिया है और AC में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सारे सेक्टर लीडर्स हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आगे चलते हैं, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर सुनवाएं। आपको पता होगा कि पिछले 3-4 दिन से डिफेंस स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि क्यों आपको अपने शिप बिल्डिंग स्टॉक्स जो हैं, कोचिन शिपयार्ड, माजगांव डॉक, इनको अभी भी रेडार पर रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ US डिफेंस सेक्रेटरी ही नहीं, जर्मन डिफेंस सेक्रेटरी भी इस समय इंडिया दौरे पे हैं। और खबर ये चल रही है कि एक बड़ी डील जर्मनी इंडिया के साथ शिप बिल्डिंग में कर सकता है, सबमरीन्स में कर सकता है। करीब 5-6 $multi-billion सबमरीन बनाने की बात चल रही है, और इसके ऑर्डर्स में इंडियन शिपयार्ड कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। वो खबर इस समय बाजार में चल रही है। आपको 1-2 दिन में शायद इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी सुनाई दी, क्योंकि जर्मन डिफेंस मिनिस्टर इस समय इंडिया के दौरा कर रहे हैं। कोचिन और माजगांव, ये दोनों स्टॉक्स हमारे इंडियन शिपयार्ड्स हैं। इनके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? क्या यहाँ से भी एक ट्रेड बनता है इसमें? सुमित आप बताएं।
जैसे कि मजगांव डॉक आप रिसेंटली देखिए तो काफी अच्छा रनअप दे चुका है। तो जो न्यू अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा आप यहाँ पे डिप्स का वेट कीजिए। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है बिल्कुल आप बने रहिए। अभी भी ऊपर साइड में स्ट्रेंथ रहेगा। अप साइड में जो हमारा टारगेट है दैट विल बी अराउंड एंड अराउंड 1140 क्रॉस करेगा तो 1260। यहाँ पे आप एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जो पिछला हाई था वही अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह रहेगा, दैट इज अराउंड 940 लेवल्स। ओके तो चलिए ये राय और शिप बिल्डिंग पर, इनफैक्ट डिफेंस प्ले पर ये खबर है, काफी इंपॉर्टेंट खबर है और इस खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी के चलते आप देख रहे हैं डिफेंस में तो लगातार हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस तो है ही, लेकिन डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं जिसके चलते यहाँ पर एक्शन जो है वो बढ़ता हुआ। अजय पार्थिव शाह हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी अब हमारे साथ जुड़ गए। जी हाँ, पार्थिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए बाजार की। पार्थिव, मैं आपसे सबसे पहले ये इंश्योरेंस जो डेटा आया है उन पे बात करूंगा। इंश्योरेंस स्टॉक पिटा हुआ स्टॉक है, पूरे सारे जो स्टॉक्स हैं वो अंडर परफॉर्म किए मैं कहूंगा। चलिए अभी थोड़ा सा रिबाउंड आया। जो डेटा आया है लेटेस्ट, उसमें आप इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस की तरफ खेलना चाहेंगे या लाइफ की तरफ, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ या लोम्बार्ड? हालांकि अगर डेटा के हिसाब से देखें तो लोम्बार्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा है। गुड मॉर्निंग अजय, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, इसमें अगर सबसे पहले मैं जनरल इंश्योरेंस की बात करूं तो दिस इज समथिंग पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री जूझ रही थी पोस्ट कोविड, बिकॉज क्लेम सेटलमेंट काफ़ी हाई थे और कंपनीज के जो कंबाइंड रेशियो स्पेशली जो हम ट्रैक करते हैं इन दी जनरल इंश्योरेंस स्पेस वो अपवर्ड्स ऑफ एलिवेटेड 102-103% रहते थे। जनरली जनरल इंश्योरेंस के अंदर वन इज ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल और वैल्यूएशंस हमेशा रीडेट होते हैं जब कंबाइंड रेशियो कम होता है, बिलो 100% होता है। आईसीसी लोम्बार्ड के केस में हम जानते हैं कि मैनेजमेंट की कमेंट्री में ये रही थी कि बेसिकली उन्होंने जो एक्विजिशन किया था इसलिए एटलीस्ट 1-1.5 साल तक उनका जो कंबाइंड रेशियो है वो 102-104 की रेंज में रहेगा। लेकिन आगे जाते बहुत ही कॉन्फिडेंट है बिकॉज नाउ दे आर फोकसिंग ऑन मोर प्रॉफिटेबल बिजनेसेस। और जो कार इंश्योरेंस का सेगमेंट है जो बहुत ही कमोडिटाइज हो गया है उसके वजह से थोड़ा डेंट है। लेकिन आई थिंक दूसरे उनके जो वर्टिकल्स है वहाँ पे बहुत अग्रेसिव ग्रोथ कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन बहुत स्ट्रांगली वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट इनोवेशंस भी ला रहे हैं। तो हेल्थ स्पेस में भी दे आर गेटिंग वेरी अग्रेसिव। सो जनरल इंश्योरेंस की मैं बात करूँ तो आई थिंक दिस इंडस्ट्री विल डेफिनेटली बूम बिकॉज इंश्योरेंस की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है। और हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह की कार परचेजेस हो रही है विच इज़ नाउ हाई वैल्यू एडेड कार्स, वेदर इट इज़ कार्स, डिवाइसेस लाइक मोबाइल, तो ये सब में जनरल इंश्योरेंस का काफ़ी यूज़ होता है। मेडिकेयर, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ने की वजह से लोगों की अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ रही है और अच्छे इनोवेटिव प्लान्स लेने के लिए वो लोग डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यही डेटा हमने देखा कि जो नंबर्स में आए तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का नंबर बहुत अच्छा है। इवन अ लेगार्ड लाइक न्यू इंडिया एश्योरेंस जहाँ पे अब तक हमने देखा था कि काफ़ी डीग्रोथ था, वहाँ पे इंडस्ट्री के पैना में ग्रो नहीं हुआ लेकिन तो भी वहाँ पे डिसेंट ग्रोथ है। लेकिन ये स्पेस में मैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड प्रेफर करूंगा। मुझे लग रहा है वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, आने वाले 2-3 साल की बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। और इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस स्पेस यहाँ पे नो डाउट हमने देखा है कि काफ़ी टाइम तक ये स्टॉक्स टाइम करेक्ट हुए, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी लाइफ इज अ इनोवेटर। इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू यहाँ पे वैल्यूएशंस अभी कंफर्टेबल हो रहे हैं। पहले जो बहुत एक्सपेंसिव 4.5 टाइम्स पे थे तो यहाँ पे काफ़ी अभी कंफर्ट और उन्होंने मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छी तरह से सस्टेन किए। प्रोडक्ट इनोवेशन करेंगे आफ्टर ऑल द फियास्को व्हिच हैपेंड पोस्ट बजट, और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ग्रोथ स्टेडी हो रहा है। तो आई थिंक इंश्योरेंस की बास्केट अगर किसी को बनानी तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एचडीएफसी लाइफ इनको प्ले करें आने वाले 3 से 5 साल में। राइट, ठीक है। तो ये तो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पर व्यूरा पार्थिव का। संतोष से भी बात हो पा रही है। संतोष, पीएसयू स्पेस में हमने देखा अच्छा खासा एक्शन था भी और न्यूज़ भी अब निकल कर आ रही है। इंजीनियर्स इंडिया पिछले हफ्ते इसमें एक अच्छी मूव आई थी और यहाँ पर भी एक इनको कंसल्टेंसी सर्विस का एक असाइनमेंट नाल्को से मिलता हुआ दिख रहा है। एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी होगी इस पे। क्या होगा इंजीनियर्स इंडिया पे, आज आपका व्यू? यस प्रियंका जी, मैं एक्चुअली ओवरऑल पीएसयू सेक्टर पे काफी मुझे लगता है ये फाइनेंशियल ईयर पीएसयू स्टॉक्स का हो सकता है। इवन पर्टिकुलर इंजीनियर्स इंडिया की भी बात करें तो यहाँ पर आप देखें तो इसके मंथली चार्ट पर जो ब्रेकआउट आया था इसमें फरवरी में वो
हाईएस्ट एवर वॉल्यूम था और मुझे लगता है कि मोमेंटम जारी रहेगा। कोई भी डिप मिलता है, कंसोलिडेशन मिलता है तो खरीदारी करना चाहिए। इमीडिएटली जो टारगेट नजर आता है मुझे 127 128 का आता है, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई लंबा व्यू रख के स्टॉक को होल्ड करता है तो मुझे लगता है इसमें 170 तक की भी रैली देखने को मिल सकती है इस बाय द ईयर एंड। सो कोई भी गिरावट मिलती है तो खरीदारी करना चाहिए। इमीडिएट सपोर्ट इसका 20 डे मूविंग एवरेज पर आता है, 104 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इन केस वो ब्रेक भी होता है तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक अब 95 के नीचे जाएगा। ऊपर में अपसाइड 170 रुपीज तक की ओपन है। इमीडिएट टारगेट 125 और 128 के रहेंगे। ठीक है, बैंक्स फाइनेंशियल्स में कल अच्छा एक्शन था। और सुमित, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, एसबीआई पर ओवरवेट की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है, 715 के टारगेट्स भी ये सुझा रहे हैं। लेकिन बैंक्स फाइनेंशियल्स में डार्क हॉर्स बनने की कोशिश तो कोटक बैंक ने कल की। एक्सिस बैंक की तरफ से भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। चार्ट ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। दोनों स्टॉक्स कोटक बैंक, एक्सिस बैंक में कल अच्छी मजबूती थी। देखिए, पहले सिर्फ एक कोटक का डिस्कस करते हैं लेवल। कोटक ने पिछले दिसंबर 2021 से बार बार जो एक लेवल है 1950 से 2000, तो यही लेवल पे आके बार बार रिजेक्शन दिया। और अगर आप पिछले वीक में देखेंगे जो एक गैप अप मिला था, लेकिन वो गैप अप सस्टेन नहीं हुआ और नेक्स्ट डे भी स्टॉक ने जो एडजस्टमेंट की वजह से वो नीचे आया है। तो बिल्कुल फ्रेश खरीदारी सिर्फ जब स्टॉक अपना 2000 का क्लोजिंग बेसिस पे आएगा तो ही मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा। अदरवाइज एक्सेस का चार्ट बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आप बिल्कुल फ्रेश बाइंग भी कीजिए। ऑलरेडी जिनके पास होल्डिंग है आप होल्ड कीजिए। अगर पोजिशनल टारगेट है तो 910 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए आप। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अभी भी आपको 1060 1080 ये लेवल्स अचीव हो सकती है। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हैवल्स पे जो कमेंट्री आई है जेपी मॉर्गन की, वो लेके आई। रेड्डी साहब ब्रोकरेजेस में है। मैं आपको बता था इस समय कि कैसे हैवल्स ने लॉयड के एसी वाले कारोबार को टर्न अराउंड कर दिया, मजबूत कर दिया और प्रोडक्ट्स अच्छे किए और डिस्ट्रीब्यूशन अपना, हैवल्स का ऑलरेडी इतना मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन है, अपना माल बेचना शुरू करें। जेपी मॉर्गन ये कह रहा है कि हैवल्स का जो एसी का कारोबार है वो टॉप 3 में आ सकता है। और जेपी मॉर्गन हैवल्स पे, ये हम जेफरीज चला रहे हैं गलती से। जेपी मॉर्गन ये कहता है कि 1285 का टारगेट हैवल्स का बनता है। अभी आप देखिए 1335 के आसपास चल रहा है। टारगेट उनका नीचे है लेकिन कमेंट्री बहुत पॉजिटिव आई है। इसको लास्ट 3 महीने से देखिए डॉक्टर साहब, 3 महीने का चार्ट। हैवल्स में एक बॉटम बन गया है और उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ है 1350 के आसपास। ये देखिए करीब 125 रुपए चला है पिछले 3 महीने में हैवल्स। आगे के क्या टारगेट्स लगते हैं सुमित, आप चेक करके बताएंगे हैवल्स का चार्ट? देखिए, यहाँ पे वीकली चार्ट में भी अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, टेस्ट कैंडिडेट भी है। तो जो भी आपको डिप्स मिल रही है आप इसको यूटिलाइज कीजिए। ऑलरेडी जिनके पास होल्डिंग है 1260 का एक स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड में जो मोमेंटम बनेगा वो बनेगा अभी 1360 के ऊपर, जो एक लास्ट वीक का ही हाई है। तो 1360 के ऊपर अगर एक पोजिशनल टारगेट देखा जाए तो 1520 का। पार्थिव, केमिकल स्टॉक्स में अभी सुमित आर्चियन केमिकल को कॉल बता रहे थे। कल हमने देखा बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स चलना शुरू हो गए। खबर ये आ रही है कि जो इन्वेंट्री बढ़ गई थी चाइना में, जिसकी वजह से प्राइसेस पे प्रेशर था, ये सारी सब चीजें धीरे धीरे, रॉ मटेरियल इशू, आपका फ्रेट कॉस्ट, वो सब धीरे धीरे ईज आउट हो रहा है। आप कोई केमिकल स्टॉक पे नजर बनाए बैठे हैं जिसके भाव घटे हुए हों, चीजें बेहतर हो रही हों और आप लेंगे? देखिए अजय, केमिकल स्टॉक्स के अंदर स्पेशली काफ़ी ऐसी कंपनीज जो और इन टू सेंस स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं जो बेसिकली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो चाइना ओपन अप हुआ उसके बाद काफ़ी की इन्वेंट्रीज बढ़ी और जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे जिस तरह का कंजम्पशन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, विच इज़ इंडिकेटिव द फैक्ट कि उनके जो पीएमए कंपोजिट डेटा है वो काफ़ी वीक है। तो दे हैव स्टार्टेड डंपिंग अ लॉट ऑफ केमिकल्स वर्ल्ड ओवर, जिसके वजह से ओवरऑल प्राइसेस काफ़ी कम हुए। नो डाउट आपकी बात सही है कि फ्रेट कॉस्ट की बात करें, रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट की बात करें कि वहाँ पे काफ़ी राहत है, लेकिन वहाँ पे जो ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन है, वो जो प्राइस रियलाइजेशन कम हो रहा है उसमें काइंड ऑफ मिटिगेट हो रहा है। लेकिन काफ़ी लाइक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से हम जब बात करते हैं तो सबका ये मानना है कि शायद वर्स्ट इज ओवर इन टर्म्स ऑफ मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ डिमांड। और दूसरा अकेलीज ये है कि यूरोपियन मार्केट्स जहाँ पे इंडिया की केमिकल एक्सपोर्ट की डिपेंडेंसी काफ़ी हाई है, तो वहाँ पे भी डिमांड थोड़ी कम आ रही है। और कुछ सिलेक्ट सेक्टर्स है जैसे कि डाइज और पिगमेंट्स है जहाँ पे रिकवरी अभी इतनी तेजी से नहीं आई है। तो ओवरऑल मतलब बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है केमिकल सेक्टर के अंदर। कुछ कंपनीज एक्स्ट्राऑर्डिनरली परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उनके पास 4 या 5 ऐसे प्रोडक्ट्स है कि जहाँ पे अनलिमिटेड डिमांड, बहुत
अच्छे मार्जिन है, लेकिन काफ़ी कंपनीज है जो काफ़ी बल्क केमिकल्स में काम करती है, तो वहाँ पे वीकनेस अभी ज़्यादा है। तो सिलेक्टिव अप्रोच रखते हुए मुझे लग रहा है कि जो इनोवेटिव कंपनियाँ कॉस्ट लीडर्स है, जैसे कि अल्काइल अमाइंस है, यहाँ पे नो डाउट एसीटोनाइट्राइल के प्राइसेस कम हुए, इथाइलमाइन मिथाइलमाइन के प्राइसेस कम हुए, लेकिन ये अगर बॉटम है तो ये वैल्यूएशन पे कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। वैल्यूएशन से ज़्यादा मैं देखूंगा कि 12-13 हज़ार करोड़ का जो मार्केट कैप है ये कंपनी का, आने वाले 5 साल में ये 40-50,000 करोड़ भी हो सकता है। द वे दिस कंपनीज आर इनोवेटिंग एंड ग्रोइंग, तो यहाँ पे हम बुलिश रहेंगे। दूसरा हमें लग रहा है कि इवन वीकनेस में आरती इंडस्ट्रीज काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी डीप अंडर वैल्यूएशन है, और इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स मल्टीपल की बात करें तो 16 टाइम्स पे अवेलेबल है, जो यहाँ पे मतलब मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। क्लोरोटोलियम की वैल्यू चेन उनकी आने वाली है अगले साल तक, तो यहाँ पे काफ़ी मार्जिन एक्रेटिव होगा, तो 2-3 साल की अवधि के लिए मुझे लग रहा है यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। खबर हुई है मनसी, आपने ध्यान दिया कि मार्केट फिल्टर चेंजेस आए हैं, और ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स हैं वहाँ पे, लेकिन अदानी के बियॉन्ड भी एक बहुत बढ़िया यूनिवर्स है, ट्रेडर फेवरेट, कुछ 400 नाम है, हम सारे तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग नाम है उसमें। बटरफ्लाई गांधीमती है, और भी काफी इंटरेस्टिंग। ये ग्लैंड फार्मा, फैक्ट कल कितना अच्छा चल गया है। हाँ, फैक्ट ग्लैंड फार्मा में सर्किट फिल्टर चेंज हुआ है, बट बायर की तरह उसमें लेना कौन चाहता है, लेकिन हाँ नाम काफी अच्छे हैं। अभी मैं आपसे हमारे साथ कुणाल भी आ गए, कुणाल मुस्कुरा रहे हैं, सर्किट फिल्टर बायर आए आ गया ग्लैंड में। सबसे पहले बताइए अदानी ग्रुप में क्या करना है? अदानी ग्रुप के 3 स्टॉक्स में सर्किट बढ़ाए गए हैं, बहुत बेनिफिशियल हो सकता है स्टॉक्स के लिए, बिकॉज जनरली हम देखते हैं कि जब सर्किट फिल्टर की विंडो ओपन होती है या एक्सपांड होती है तो स्टॉक में मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आई थिंक अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में एज इट इज मोमेंटम 3 अदानी ग्रुप है, ट्रांसमिशन, ग्रीन और विल्मर, जिससे 5 से 10 किया गया। अगर आपको बेट करना हो तो आप तीनों में से किस पे करेंगे? फिलहाल तो विल्मर पे बेट करूंगा, बिकॉज वो फिर भी थोड़ा लेस वॉलेटाइल ऑफ द 3, बट हाँ आई थिंक तीनों ही स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। विल्मर पे ज्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज मेरा मानना है कि शायद ये स्टॉक ने अच्छा बेस भी बना दिया है अपने शॉर्ट टर्म चार्ट्स के। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स हम अपने टेक्निकल पैनलिस्ट से और पार्थिव से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपसे आपके ट्रेडिंग आइडियाज बता दीजिए, क्या करना है अभी? तो काफ़ी सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ है। इनफैक्ट मार्केट में बहुत अच्छी मोमेंटम है काफ़ी सारे सेक्टर्स में, तो मैं 2 सेक्टर्स पे स्पेसिफिकली बेट करूंगा। पहला इनफैक्ट रहेगा सीमेंट पे, ग्रासिम पे बेट करूंगा, बिकॉज मेरा मानना है कि शायद ये स्टॉक ने बहुत अच्छा बॉटम बना दिया है और अपनी जो बिग अंडर परफॉर्मेंस थी उसको कवर अप करने के लिए मूव स्टार्ट कर दिया है। इंडिकेटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक ने बहुत सारे पैरामीटर्स को भी क्रॉस कर दिया है, स्विंग चार्ट्स, प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट्स, 200 DM एक्सेट्रा। तो मैं ग्रासिम पे बेट करूंगा। पहले 1850 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1738 का। और सेकंड फार्मा स्टॉक्स में से मैंने कुछ दिन पहले सन फार्मा दिया था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि औरो फार्मा भी एक ब्रेकआउट के लेवल पे वापस आ चुका है, 665 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 700 का टारगेट, स्टॉप लॉस 650। ऑलराइट, ठीक है। सौरबिंदु फार्मा को भी, फार्मा तो डिफेंसिव स्पेस की तरह चलता ही नहीं, फार्मा प्रॉपर एक चाल चल रहा है अपनी खुद की, और सन फार्मा पहले और अब औरोबिंदु फार्मा, और दूसरा आपने लिया सीमेंट स्पेस से ग्रासिम। ठीक है, ग्रासिम इनफैक्ट एक शुक्रिया कुणाल ये दोनों स्टॉक्स देने के लिए। इनफैक्ट पूरे सीमेंट स्पेस में देखेंगे, सवाल पार्थिव से लेते हैं। पार्थिव, सीमेंट स्पेस में हम देखें तो लार्ज कैप सीमेंट हो, मिड कैप सीमेंट हो, लेकिन ग्रासिम क्योंकि इसमें सिर्फ सीमेंट का प्योर प्ले नहीं है, इसलिए इसमें इतनी मूव भी नहीं आई। आपका ग्रासिम पे क्या व्यू बनता है? जी, हम लोग ओवरऑल सीमेंट पे काफी टाइम से पॉजिटिव है, और रैशनल यही था कि इफ नॉट प्राइस इंक्रीज, वॉल्यूम ग्रोथ तो हर एक सीमेंट कंपनीज के लिए बहुत ही स्टेडी है, और जो कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट है, जैसे कि फ्रेट कॉस्ट है, पावर फ्यूल कॉस्ट है, जो ऑलमोस्ट सीमेंट के कंपोनेंट के 35 to 45% कॉस्ट कंपोनेंट है, वो काफी नीचे आ रहा है। तो सीमेंट कंपनीज के मार्जिन एक्सपैंड होंगे, और वॉल्यूम ग्रोथ तो जारी है, और काफी जगह पे डिलेड मॉनसून की वजह से भी वॉल्यूम रिकवरी सस्टेन है। ग्रासिम हम जानते हैं कि हुडको कंपनी है, तो अल्ट्राटेक का शेयर प्राइस जब बढ़ता है तो डेफिनेटली ग्रासिम में एक फायदा रहता है, लेकिन ग्रासिम के अंदर जो कोर बिजनेस है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। हम जानते हैं कि पूरी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड चेन है उनके पास, और विस्कोस फाइबर में काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है। नो डाउट विस्कोस फाइबर में थैंक्स टू चाइना ओपनिंग थोड़े प्राइस रियलाइजेशंस कम हुए, लेकिन ग्रासिम की काफ़ी एफिशिएंट वैल्यू चेन है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वलायत में उन्होंने बहुत बड़ी ज़मीन है, वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान है, तो यहाँ पे वो लोग इपॉक्सी है, ECH है, काफ़ी ऐसे नए प्रोडक्ट्स भी डालने बड़े स्केल पे। नॉट ओनली दैट, 5000 का उन्होंने 10,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है इन टर्म्स ऑफ द पेंट इंडस्ट्री, तो वो अगले साल से हम देखेंगे वहाँ पे कुछ फ्रूट्स मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही डीपली अंडर वैल्यूड है ग्रासिम। अगर मैं होल्डको कंपनी भी गिनूँ और स्टैंड अलोन बिजनेस भी गिनूँ, तो इस वैल्यूएशन पे जो EV/EBITDA मल्टीपल है बहुत ही लो है।
तो डेफिनेटली 2-3 साल के लिए जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छा प्रॉक्सी बन सकता है। मटेरियल प्राइसेस में गिरावट और साथ ही वॉल्यूम्स में लगातार बढ़ोतरी सीमेंट पैक के लिए, चाहे फिर मेजर्स हो या फिर मिड कैप, छोटी मझौली सीमेंट कंपनियां काफी मजबूत ट्रिगर बनते हुए दिख रहे हैं इसी के चलते लगातार। और हो सकता है कि जीएसटी में कटौती अगर आ जाती है तो कंज्यूमर और साथ ही सीमेंट कंपनी के लिए एक विन विन हो जाएगी। लेकिन इस खबर के संकेत इस वक्त तो मिलते हुए सीमेंट पैक रेडार पर आइए कुछ हमारे साथ टेक्निकल पैनल पर जुड़ गए हैं। कुछ गुड मॉर्निंग, बताइए ट्रेडिंग आइडियाज, कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स हैं इस वक्त आपके रडार पर, बाजार को कैसे प्ले आउट करेंगे? जी हाँ मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आप सभी को और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, बाजार तो मुझे लग रहा है इंडेक्स इज प्रोबेबली गोइंग टू स्टे इन अ रेंज, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट मुझे लग रहा है एक क्लियर डायरेक्शनल प्ले जो है वो कल हमें मिलेगा वंस द आरबीआई अनाउंसमेंट इज ओवर एंड द एक्सपायरी स्टार्ट्स टू प्ले आउट। तो निफ्टी पे तो मेरे मतलब कोई ट्रेड नहीं है फिलहाल। 18,500 18,700 के जोन के लिए इसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर ट्रीट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो बिल्कुल होल्ड करें, बट अदरवाइज नो फ्रेश ट्रेड्स ऑन द इंडिसेस राइट नाउ। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, दो पिक्स हैं। पहला है टाइटन, इसमें हमने अच्छा खासा मोमेंटम बनते हुए देखा है। पिछले कुछ दिनों पहले भी हमने इसको एक बार डिस्कस किया था, बट तब मोमेंटम नहीं आया था। आप देखिए पिछले 2 से 3 दिनों में स्टॉक हायर हाइस बनाते जा रहा है, वॉल्यूम हल्का सा पिकअप हुआ है, मोमेंटम इंडिकेटर पे भी पॉजिटिविटी है। सो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं 2920 और 2950 के दो टारगेट्स के लिए। 2850 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं दूसरा पिक जो है ये एक्सिस केड, ये स्टॉक है। यहाँ पे आप देखें तो 400 का जो इसका एक रेजिस्टेंस जोन था, इनफैक्ट 395 टू 400, उसके जस्ट ऊपर ही सही बट उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और कल का जो मूव है ये वेरी शार्पली वॉल्यूम बैक्ड है। सो यहाँ पे भी एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 410 और 418 के टारगेट के लिए 395 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज। और ये अब आने भी लग गया है टेक्निकल रडार पे। आपको पता है अजय, एक्सेस केड्स का स्टॉक मुझे अच्छे से याद है, लास्ट ईयर अभिषेक हमारे शो आए थे फंडामेंटल, उन्होंने एक्सेस केड्स, एक्चुअली एक्सेस केड जो है ना एक बहुत यूनिक टेक कंपनी है, ये इंजीनियरिंग टेक करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करना जरूरी है वो, और एक स्टॉक मेरे रडार पे है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स पे जेपी मॉर्गन ने अपना टारगेट 415 रुपये का कर दिया है, 390 के करीब स्टॉक पहुंच गया है। पार्थिव, इसमें दो बातें आ रही हैं कि इंडियन होटल्स अपने सारे पॉजिटिव्स प्राइस इन कर चुका है। अगर आप 75-80 रुपए से, 100 रुपए से, 150 रुपए से कहीं से भी आप लेके बैठे हैं तो प्रॉफिट बुक करने का समय है। दूसरा व्यू ये है कि साहब ब्रेकआउट ले रहा है भी और नंबर्स बहुत मजबूत हैं इसके अंदर, तो अभी साइकिल थमने वाला नहीं है। इस भाव से क्या करें इंडियन होटल्स में? अगर हिस्टोरिकली देखे अजय तो कितना फनी है कि एक बहुत ही बड़ा लल पीरियड था पूरे होटल इंडस्ट्री के लिए। जूझ रहे थे, कोई उनके पास अच्छे एवरेज रूम रेंटर्स नहीं हो रहे थे, ऑक्यूपेंसीज बहुत कम थी, और वो साइकिल में पीज काफी ऊपर थे। पीज ऊपर थे नॉट बिकॉज शेयर प्राइसेस बहुत बड़े थे, लेकिन अर्निंग्स इतने डिप्रेस थे, कुछ कंपनीज में तो लॉसेस भी थे। लेकिन अभी हमने देखा कि एक दो मतलब अच्छे अर्निंग्स आए, क्वार्टरली अर्निंग्स आए, और उसके बाद पीज काफी कॉन्ट्रैक्ट हुए, और अभी वहां से पी रीरेट हुई है पूरे सेक्टर के लिए। और ये जो साइकिल अभी जो चली है, यहाँ पे अच्छी विजिबिलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी। हर एक मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर सुने, वेदर इट इज लाइक्स ऑफ लेमन ट्री, वेदर इट इज इंडियन होटल्स, छोटी भी होटल्स सिंक्लेयर ग्रुप जैसी, तो वहाँ पे भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कॉन्फिडेंस है, काफी ऊपर है। और छोटे से छोटे होटल की जो चेन है, दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन, न्यू जॉइंट डेवलपमेंट्स, और लो कैपेक्स की बात कर रहे हैं, एसेट लाइट मॉडल की बात कर रहे हैं, जीवीज करने की। तो आई थिंक ये इंडस्ट्री में जो ट्रैक्शन है वो बनी रहेगी। नो डाउट इंडियन होटल्स एक लीडर है फोरफ्रंट पे, तो यहाँ पे वैल्यूएशंस एट 45 टाइम्स हमेशा एक्सपेंसिव रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रैवल और लीजर का जो सेगमेंट है, यहाँ पे तेजी बरकरार है और ये सस्टेन रहेगी। और होपफुली अगर आगे जाते हैं थोड़ा इंटरनेशनल टूरिज्म भी इंडिया के अंदर बढ़ता है, तो आई थिंक इट विल एड टू एन एडवांटेज टू दीज कंपनीज। और इतने प्राइस बढ़े हैं तो भी हमने देखा है कि फुटफॉल्स कम नहीं हुए। दिस गोज टू शो कि ये डिमांड सस्टेनेबल रहेगी और आगे जाते यहाँ पे काफी तेजी रहेगी। ये सर्किट फिल्टर वाली लिस्ट पे वापस एक बार जाना बनता है, इसमें बड़े मसालेदार नाम है और ये स्टॉक कई बार बहुत करंट लग जाता है इसमें। 5 to 10 में 5 से 10 मैक्लॉयड रसल, जुपिटर वैगन, जेंसॉल इंजीनियरिंग, इनके ऊपर नजर रखिए। 5 से 20 RVNL, किया एनर्जी। हालांकि ये अहमदाबाद की कंपनी है बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ऊपर सर्किट नीचे सर्किट, लोगों का हाथ जल जाता है इसमें। 10 से 20 में गोवा कार्बन, हिंदुस्तान फूड्स, बटरफ्लाई गांधीमती, क्लैंड और फैक्ट। बटरफ्लाई गांधीमती को एक बार चार्ट पर डिस्कस करते हैं।
कुछ बटरफ्लाई अब क्रॉम्पटन कंपनी है, क्रॉम्पटन ने इसके अंदर मेजॉरिटी खरीद लिया है और टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक मजबूत है, ऊपर टॉप में 1200-1300 गया था, फिर घटता है, बट वही 1150 के आसपास घूमता रहता है। बटरफ्लाई गांधीमती का चार्ट लेके आइए 3 महीने का, और कुछ बताएंगे कि क्या इस भाव से ले सकते हैं, इस उम्मीद में कि क्या शायद सर्किट लग जाए। कुछ अजय नहीं, मैं कहूंगा थोड़ा इसमें वेट करिए, बिकॉज जो ये इसके 1800 के भाव हुआ करते थे वहां से आप देखिए एक कंटिन्यूअस लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीरीज है। 1100 के आसपास आके स्टॉक ने बिल्कुल एक अटेम्प्ट किया है रिवाइवल का। वैसे हम देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, बट पिछले 2 दिनों से प्रेशर है जो इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं ये जरा सा सजेस्ट कर रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस जोन के पास है। सो 1150 टू 1190 के जो जोन्स हैं ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। तो 1200 के ऊपर एक बार निकल जाएगा कंफर्टेबली, जो आपने रेंज बताई 1200 के ऊपर एक बार निकलेगा, सस्टेन करेगा, तब हम इसमें फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बट अप अंटिल देन मुझे लग रहा है ये स्टॉक इवन दो इट्स रिकवर्ड क्वाइट स्मार्टली फ्रॉम इट्स 1000 लेवल्स जो करीब महीने भर पहले ही थे, वहां से रिकवर किया है। बट अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बिकॉज वॉल्यूम्स थोड़े से इसमें म्यूटेड है और के लेवल्स को अब तक क्रॉस नहीं कर पाया है। सो दैट विल रिमेन मेक और ब्रेक लेवल फॉर मी। 1200 के ऊपर जब क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा, तब मैं इसमें फ्रेश बाइंग कंसिडर करूंगा। ठीक है, आप इसे अभी नहीं बाय करना चाहते, लेकिन जो ऑटो में तेजी लगातार बनी हुई है, जिनके पास ऑटो स्टॉक्स हैं उन्होंने तो होल्ड किया हुआ है, लेकिन अगर कोई एंट्री पॉइंट नहीं ढूंढना चाहता है इस वक्त, संतोष मारुति में चलिए आप बात कर लेते हैं। अगर मारुति में इस वक्त हमें नए एंट्री पॉइंट ढूंढना हो तो कहाँ मिल सकता है? चार्ट पर एक बार चेक करके बताएं। यस, मारुति हमने जैसे डिस्कस किया कि लग रहा है कि शायद 10,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट करेगा, वहां पे जाके कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अगर कोई पुल बैक मिलता है नीचे 9500 के आसपास तो वो एक अच्छा रीएंट्री की अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसके अलावा मुझे लगता है टाटा मोटर पर नजर रहना चाहिए, वहां मुझे कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क नजर नहीं आता। स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना हुआ है और ये मोमेंटम शायद जारी रह सकता है। स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था 608 रुपए के आसपास का आई थिंक था, वो हमको शायद आने वाले समय में रिटेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसको कोई भी कंसल्टेशन या डिप पे खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, ऑटोमोबाइल स्पेस, ऑटो एंसिलरी पर भी कुछ तमाम शेयर्स हैं। महिंद्रा CIE पर एक बार टेक्निकल चार्ट चेक जरूर लेंगे क्योंकि स्टॉक में बढ़िया परफॉर्मेंस कर देखने को मिली। लेकिन उससे पहले आइए मुनाफे का फंडा सेगमेंट का रुख करते हैं और जानते हैं फंडामेंटल आइडियाज क्या हैं आज हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर। मुनाफे का फंडा। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर आज मुनाफे का फंडा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सी फंडामेंटल पिक्स है आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग मानसी, मेरे पास 2 पिक्स है, एक ऑटो कंपोनेंट और दूसरा होटल सेक्टर से है। ऑटो कंपोनेंट में मानसी हमको गैब्रियल इंडिया काफ़ी पसंद है, बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। कंपनी एक बहुत बड़ा दिग्गज प्लेयर है, बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर्स, स्ट्रट्स और डैम्पर्स बनाती है। सबसे बड़ी बात ये एक ऐसी कंपनी है जो 1961 में इनकॉर्पोरेट की थी, करीबन 60 ईयर्स का इनका अनुभव है। पिछले साल करीबन 2800 करोड़ के टॉप लाइन पे करीबन 132 करोड़ का प्रॉफिट किया था। बहुत ही दमदार मार्जिन इंप्रूवमेंट आया है। सबसे बड़ी बात, ये सारे OEMs को केटर करते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स में, 2 व्हीलर्स में और रेलवेज में भी। रेलवे में इनको अभी एक बहुत बड़ा ऑर्डर वंदे भारत ट्रेन के लिए भी मिला है, तो इसका भी इम्पैक्ट आपको आने वाले साल में मिलेगा। हमारा मानना है कि अगले 1.5-2 साल के लिए जो रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी के पास है वो बहुत स्ट्रांग है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है, 235-240 एक साल के नज़रिए से। और दूसरा स्टॉक जो होटल सेक्टर का दिग्गज है, मैं अभी आपके गेस्ट को सुन रहा था, इंडियन होटल्स हमारी चॉइस है। हमको लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार के टेलविंड्स अभी सेक्टर में हो रहे हैं, कंपनी ने बहुत ही बढ़िया नंबर्स पिछले साल डिक्लेयर किए थे। 1053 करोड़ का प्रॉफिट, जो पिछले साल करीबन 250 करोड़ का लॉस था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोरोइंग्स की जो लेवल है उन्होंने काफ़ी कम कर दी है और जो टेलविंड्स अभी इस साल आएंगे, जैसे कि G20 के समिट्स नवंबर तक चलेंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप अक्टूबर 2023 में आ रहा है, तो इसका भी बेनिफिट इंडियन होटल को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 400 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी खरीदनी चाहिए। दोनों स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अच्छी खासी तेजी आपको नेक्स्ट 12 मंथ में मिलेगी। ठीक है, आप तो 12 महीने के लिए अभी भी इसमें इन लेवल्स पर इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ से लगभग 60-70 रुपये अपसाइड के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया अविनाश आज ये दोनों स्टॉक्स हमें देने के लिए मुनाफे का फंडा में। लेकिन एक और न्यूज़ इस पर आपको नजर रखनी होगी, वो है शिपिंग कॉरपोरेशन की जो अपने लैंड असेट्स बिजनेस को डीमर्ज करके लिस्ट करने की बात हो रही है। एक बार इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लेकर आते हैं। नॉन कोर असेट्स यानी अब SCI लैंड असेट्स, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट बिजनेसेस थे, अब इसे डीमर्ज करके
बात ये की जा रही है कि जो इनके नॉन कोर असेट्स हैं उसकी वैल्यू अनलॉकिंग हो पाएगी। एक बार पार्थिव से भी समझते हैं, ये हम कोर असेट्स की कितनी वैल्यूएशन बाजार मैप करता है और नॉन कोर असेट्स की स्ट्रीट को क्या वैल्यू लगती है, ये आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। पार्थिव, आपका क्या व्यू रहेगा इस पर? देखिए, एससीआई अगर एक चीज क्लियर है, एक रोड मैप दिया है गवर्नमेंट ने इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू डाइवर्स दिस कंपनी, और काफी वोकल रहे उसके ऊपर। और जनरली गवर्नमेंट ये हमेशा चाहेगी कि जो नॉन कोर एसेट्स है जैसे कि लैंड बैंक है वो सेग्रीगेट हो जाए, और ये सेग्रीगेशन हमने बीईएमएल के अंदर भी देखा है कि उन्होंने यही स्ट्रैटेजी यूज की है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट के अंदर जो लैंड बैंक होती है जिसमें सिर्फ लिस्टेड स्पेस में इट्स अ लैंड बैंक स्टॉक, तो यहाँ पे वैल्यूएशन रियल डिस्कवर नहीं होती, बिकॉज अनलेस अनटिल यहाँ पे कोई कोर डेवलपमेंट हो, जैसा कुछ रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो जिस तरह से हमने देखा एनबीसीसी में है, तो यहाँ पे वैल्यूएशंस हमेशा एक बड़े डिस्काउंट पे रहते हैं। जैसे हम होल्डको कंपनी में देखते हैं कि 70 to 80% डिस्काउंट, तो उसी तरह से लैंड बैंक वाले स्टॉक्स में भी यही बड़ा डिस्काउंट रहता है। दूसरा ये रहता है कि एससीआई के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये नॉन कोर एसेट रहता है, तो वो लोग जनरली ये जो शेयर है उसको डंप करते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। सो वी आर नॉट बिग फैंस ऑफ इस तरह के जो लैंड बैंक वाले शेयर्स है जहाँ पे कोई डेवलपमेंट का व्यू नहीं है। शायद ये कंपनी भी कोई रियल एस्टेट बड़ी कंपनी को प्राइवेटाइज हो सकती है, वेज अबाउट इट, लेकिन तब आई थिंक वैल्यू अनलॉक होगी। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एससीआई का जो कोर बिजनेस है ये अभी भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, और यहाँ पे शिपिंग इंडस्ट्री में भी काफी टेलविंड हम देख रहे हैं। हमने देखा कि जी शिपिंग ने भी काफी पॉजिटिव कमेंट्री दी है, फ्रेट रेट्स भले डिक्लाइन हुए लेकिन इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है काफी स्ट्रॉन्ग रहे, काफी डिलेवरेजिंग भी इन्होंने की है। तो मुझे लग रहा है एससीआई और जी शिपिंग आई थिंक इंटरेस्टिंग बेट्स हो सकते हैं आने वाले 6 महीने। यानी जो मर्जर के बाद लगभग 90-92 रुपए का प्राइस ट्वीट लेकर चल रहा है, वहां से आप मतलब मानते हैं कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, एससीआई का कोर बिजनेस आपको पसंद आता है, ठीक है। डीमर्जर से याद आया कि आईटीसी के ऊपर भी आपका व्यू जाना चाहिए। आईटीसी का भाव देखिए 440 रुपए आ गया है। आईटीसी के मैनेजमेंट ने, सीएफओ ने जेपी मॉर्गन के कॉन्फ्रेंस में कमेंट्री दी है। ओके पार्थिव, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, मैं रीड कर रहा हूँ वर्बेटम। जेपी मॉर्गन के कॉन्फ्रेंस में सीएफओ साहब ने आईटीसी के बोला है, री एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर फॉर होटल्स बिजनेस। री एक्सप्लोरिंग ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, बाजार को पता है इसका मतलब क्या है, कि कहीं ना कहीं आगे चल के होटल बिजनेस का डीमर्जर आने वाला है। पहले भी बोला, मैं पहले बता दूं ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, फरवरी में भी बोला था, लेकिन अब री एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर बोला है। आपको क्या लगता है बाजार कैसे रीड करेगा? ये तेजी जो देख रहे हैं हम, 440 आ गया आईटीसी में, बाजार इसको वेलकम करेगा और तेजी आ सकती है यहाँ से? देखिए जो सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन है, बिकॉज आईटीसी के अंदर जानते हैं कि सिक्योरिटी बिजनेस एक बिजनेस है, उसके बाद अगर जो बिजनेस जो काफी उभर के आ रहा है विच इज द होटल बिजनेस, और यही चीज हम लोग इंडियन होटल्स में डिस्कस कर रहे थे कि पूरा सेक्टर वैल्यूएशन के लिहाज से मल्टीफोल्ड रीरेट हुआ है, और नाउ इंडियन होटल सेक्टर इज एट पार इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन विद द ग्लोबल होटल चेन्स। तो उस लिहाज से ग्रोथ हमारे यहाँ पे ज्यादा होगा, तो ये सेक्टर के जो वैल्यूएशन से काफी एलिवेटेड रहेंगे। तो ये एक जो स्ट्रेटजी मूव आईटीसी अगर आगे जाते करता है टू डीमर्ज दी होटल बिजनेस, तो यहाँ पे आई थिंक सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन के लिहाज से तो वैल्यू एक्रेटिव रहेगा, बिकॉज आज के तारीख में अगर मैं आईटीसी का वैल्यूएशन देखूं तो ये करीबन 25 के पी पे चल रहा है, जो आई थिंक सेक्टर के कोई भी पीयर के साथ मैं कंपेयर करूं इन टर्म्स ऑफ द होटल सेक्टर अलोन, तो ये भी काफी मतलब चीप है। तो आई थिंक आईटीसी का मैनेजमेंट ये शायद समझता है कि अगर होटल के सेगमेंट को अगर डीमर्ज करते हैं तो एसओटीपी के लिहाज से यहाँ पे ज्यादा वैल्यूएशन, ज्यादा अच्छे मल्टीपल मिल सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई दो राय नहीं कि आईटीसी की जो होटल चेन है इट इज नॉट लेस देन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंडियन होटल्स। तो अगर ये बिजनेस वर्टिकल को अगर 40-45 का पी मल्टीपल मिलता है तो काफी शेयर होल्डर वैल्यू अनलॉक हो सकती है। तो डेफिनेटली आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पे भी अट्रैक्टिव ही लग रहा है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, कैश फ्लो जनरेशन काफी ऊपर है, और यहाँ पे होटल सेक्टर इज आल्सो फायरिंग ऑन ऑल सेक्टर्स। तो अगर ये डेवलपमेंट ट्रांसपायर होती है तो मुझे लग रहा है यहाँ से एटलीस्ट 15 to 20% अपसाइड आईटीसी के स्टॉक में बन सकता है। काम की बात आपने एंड में बोली, एससीआई में भी काम की बात लास्ट में होगी थी। सही होता है, तो ध्यान से सुनना पड़ता है पार्थिव भाई क्या कह रहे हैं। अरे इन्फोसिस में बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है कुछ, आपको याद है इन्फोसिस पिछले क्वार्टर, अभी गए क्वार्टर में रिजल्ट आया था 10% नीचे, सारे स्टॉक्स को 10-20% गिराया था। अभी जेएम फाइनेंशियल ने एक नोट निकाला है इन्फोसिस पे, ये कहते हुए कि एक और खराब क्वार्टर सिक्वेंशियल, यानी फर्स्ट क्वार्टर इसका फोर्थ के बाद
एक और खराब क्वार्टर के चांसेस कम नहीं है, यानी ज़्यादा है बेसिकली। तो ये कह रहे हैं कि अनदर प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर वीक सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन नंबर्स इज नॉट रूल्ड आउट। मामला गड़बड़ हो सकता है यहाँ तो। बाजार समझ के बैठा था कि इतना वर्स क्वार्टर तो हो चुका है। 1230 का लो था, मुझे याद है स्पॉट में इन्फोसिस वहां से रैली किया। रेड्डी साहब का 3 महीने का चार्ट दिखाएं, और अब बोल रहे हैं जेएम कह रहा है कि साहब एक और खराब क्वार्टर पॉसिबल है, एटलीस्ट ये बात वो कह रहा है। यहाँ डाउनसाइड किस लेवल पे लेंगे आप इन्फोसिस को चार्ट में? तो इवेंट इन वे कह सकते हैं अच्छी तरह से ध्यान है, और वो पर्टिकुलरली इसलिए ध्यान है बिकॉज हमने यही डिस्कस किया था, हम पैनलिस्ट ने, आपने भी यही डिस्कस किया था कि इसके चलते डोंट पेंट ऑल द आईटी स्टॉक्स विद द सेम ब्रश, समथिंग व्हिच इज नाउ बिकमिंग अ फेवरेट कोट ऑफ आवर्स। तो हमने यही डिस्कस किया था, और तब देखिए परसिस्टेंट, टीसीएस, एचसीएलटी की काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो क्रैक हुए थे, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रिलियंट बाइंग अपॉर्चुनिटी। नाउ That's where the difference is. वो सारे स्टॉक्स जो हैं उन लोज से अच्छा खासा रिवाइव कर चुके हैं। Infosys has not been able to do that. Of course, जो लो पॉइंट था वहां से रिवाइव किया है, बट वो मोमेंटम नहीं गेन कर पाया जहां से ये क्रैक हुआ था उस लेवल तक भी जाने का। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो चैलेंज है स्टॉक को अपवर्ड जाने का, ये कंटिन्यू रह सकता है, और ये चार्ट्स पे भी क्लियरली दिख रहा है। आप देखिए जो स्लगिश मूवमेंट है, जो इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं उस पे भी हल्की सी नेगेटिव जोन में ही चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस अब अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एसआईपी के तौर पे लेना चाहें फ्रॉम लेट्स से 12 to 24 मंथ काइंड ऑफ अ व्यू, तब इसमें आप एंटर करें। और इन्हीं लेवल्स के आसपास अबाउट 1220 एंड 1150 के जो जोन्स हैं, इसके आसपास अगर आपको मिले तो आपके लिए पे ऑफ रेशियो इसमें काफी अच्छा होगा। प्रोबेबली दैट इज वेयर द स्टॉक विल वंस अगेन टेक सपोर्ट एंड रिबाउंड। बट इसके सामने अगर मैं देखूं तो एचसीएल, टेक, परसिस्टेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे आईटी स्पेस से अभी भी काफी अच्छे लग रहे हैं। सो इन्फोसिस विल फॉर मी एट बेस्ट बी अ लॉन्ग टर्म बाय। मैं ट्रेडिंग और मोमेंटम के लिहाज से इसमें बिल्कुल प्ले नहीं करूंगा, और 1220, 1150 के जो लेवल्स हैं ये मेरे लिए एज अ सपोर्ट जोन एक्ट करेंगे ऑन द डाउन साइड। बिल्कुल आईटी पर आउटलुक कुछ की तरफ से, एंड फॉर अ चेंज अ लिटिल डिफरेंट आउटलुक आईटी सेक्टर पर इस वक्त बनता हुआ दिख रहा है। बहरहाल अगर प्री ओपन में देखेंगे, रुपए की ओपनिंग हुई है 5 पैसे की मजबूती के साथ। रुपया इस वक्त खुलता हुआ दिखा है 82 रुपये और 61 पैसे के मुकाबले 82 रुपये और 56 पैसे पर। ओपन ट्रेड्स आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और इस बीच एक्शन स्टॉक्स कौन से हैं ये जान लेते हैं पूजा से। पूजा बताइए कौन से 5 शेयर्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहेंगे? जी, आज इंश्योरेंस कंपनियां फोकस में रहेंगी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से पहले शुरुआत करते हैं, और ये लगातार दूसरा महीना था FY24 में जब शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। मई महीने के प्रीमियम में 21% की ग्रोथ देखने को मिली है सालाना आधार पर। और स्टार हेल्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर हल्की वीकनेस थी। अप्रैल के मुकाबले अगर देखेंगे प्रीमियम में 16% की सालाना आधार पर बढ़त देखने को मिली। तो ये जो कुछ आंकड़े आ रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए। इसके अलावा वाटेक वाबाग ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। आज कंपनी को सिडको महाराष्ट्र से करीब 420 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो इसके चलते आज एक्शन एक्सपेक्टेड है इस शेयर में। टोरेंट पावर पर भी नजर रखिए। कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक करार किया है, 5700 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बढ़ाने के लिए करार किया है, जिसमें कि 27,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा अगले 5 सालों में, और 13,500 लोगों को रोजगार मिलने की भी बात की जा रही है। तो टोरेंट पावर आज नजर रखिए स्टॉक पर। और दीपक फर्टिलाइजर भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी की सब्सिडरी परफॉर्मेंस केमिसर्व ने 900 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के चलते आज एक्शन में रह सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो ये एक्शन स्टॉक्स पूजा, थैंक्स वेरी मच इन्हें कंपाइल करके लाने के लिए हमारे लिए। चलिए अब वमाक्षी से एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं। बिग बोल्ड ब्रोकरेज वमाक्षी लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है टीम लीज के ऊपर। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि टीम लीज में उन्हें री रेटिंग का स्कोप नजर आता है, और ये मेनली अर्निंग्स के चलते नजर आ रहा है। वैल्यूएशंस के लिहाज से सारी नियर टर्म चैलेंजेस ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं, और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY23 से लेकर FY25 तक कंपनी करीब 33% अर्निंग्स कैगर पोस्ट कर सकती है। स्ट्रक्चरल टेलविंड्स तो मजबूत है ही, और उसी के चलते जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ है वो उसको सपोर्ट मिल सकता है कंपनी के लिए। तो ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल ने अपनी राय को भी अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है। अपना टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है 2890 प्रति शेयर का, और अगर हम ये करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं तो करीब 34% का अपसाइड इन्हें नजर आता है।
बिल्कुल, तो चलिए टीम लीज पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट जिस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे महिंद्रा सीआई के चार्ट्स एक बार पुल अप करते हैं। पिछले 6 महीनों में काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। कुछ आपसे जानना चाहूंगी, अगर यहाँ पर देखिए हायर हाई फॉर्मेशन लगातार ये स्टॉक बनाता हुआ, प्री ओपन में भी आधे % की तेजी, ट्रेंड तो काफी मजबूत है, मोमेंटम इंडिकेटर RSI भी पॉजिटिवली पॉइज्ड नजर आ रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? तो ऑन अ लाइटर नोट मानसी, सारा एनालिसिस तो आपने कर दिया, अब मैं बस टारगेट स्टॉप लॉस दे देता हूं। बट नो, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। इसका मोमेंटम काफी अच्छा है। अगर हम देखें तो सारे अगर हम टाइम फ्रेम्स पे देखें तो हायर हाइस का ही फॉर्मेशन है। वॉल्यूम्स थोड़े से म्यूटेड है, बट अदरवाइज आई वुड से द ओवरऑल ट्रैक्शन इज पॉजिटिव। इसमें अगर फ्रेश पोजीशन लेना चाहें तो जिस तरीके का सेटअप हम देख रहे हैं और जो कल हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा, इसके हिसाब से आप इसमें 520 का पहला टारगेट और 545 का दूसरा टारगेट लेके चलें। ऑन द डाउन साइड मैं कहूंगा स्टॉप लॉस जो है इसको 475 के आसपास लेके चलें, जो एक लेवल था जहां पे रेजिस्ट कर रहा था, अब फाइनली कल उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। सो 475 स्टॉप लॉस, 520 एंड 545 के टारगेट के लिए महिंद्रा सीआई आप अभी भी लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से अभी भी लॉन्ग करेंगे। कुछ और चार्ट्स पे जहाँ अच्छे पैटर्न दिख रहे हैं, श्याम मेटालिक जैसे काउंटर है, इसमें भी एक बार संतोष अपना व्यू बताएं, क्या इसे आज बाय करेंगे आप? इस स्टॉक की भी बात करें तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक अभी भी कंसोलिडेशन मोड में है, ऊपर एक 330 325 का रेजिस्टेंस है, वहां तक एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी किसी के पास है तो 328 के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकता है। नीचे अब जो स्टॉप लॉस बन चुका है 310, वहां आके एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर ये 330 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो फिर कोई बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। सुमित, की तो बात लगातार हम कर ही रहे हैं, लेकिन BEL और BDL के चार्ट्स भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करीब 2% की तेजी, आधे से 1% तक BEL, और साथ ही भारत डायनेमिक्स में भी मजबूती के साथ ट्रेड। देखिए BEL ने अपना एक टॉप बनाया था सितंबर 2022 में, तो बिल्कुल आप देखिए 2 दिन से उसके ऊपर ही क्लोजिंग आ रहा है, तो एक फ्रेश राउंड ऑफ मोमेंटम आप बोल सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो अगर वीकली चार्ट के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है दैट इज अराउंड 131 पर तो एक व्यू बनना भी चाहिए। लेकिन एक बार कुछ और स्टॉक्स पे लेते हैं। GMR, यहाँ पर कंपनी एक अपना GMR ग्रुप डाइवेस्ट कर रहा है एक वेयरहाउस फैसिलिटी को, तो थोड़े फंड्स इनके लिए जरूर आएंगे। GMR इंफ्रा पर कुछ एक्शन दिख सकता है आज सुमित? देखिए जहाँ पे चार्ट देखिए अभी भी मुझे पॉजिटिव मोमेंटम इतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो लास्ट वीक में कैंडल जो काफी बड़ी गिरावट दिखी थी एक करीबन 10% की, तो मुझे लग रहा है कि ये एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के बाद एक छोटा सा सिर्फ रिट्रेसमेंट है, तो फ्रेश बाइंग अभी भी मैं यहाँ पे प्रीफर नहीं करूंगा। टोरेंट पावर पर क्या संतोष फ्रेश बाइंग यहाँ से इनिशिएट की जा सकती है? 4% की मजबूती इस वक्त भी आप देख पाएंगे प्री ओपन में? यस, इस स्टॉक की बात करें तो एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट आया है। एक आप देखो तो दिसंबर 2021, देन आपका अगस्त 2022, ये 608 610 के आसपास अटक रहा था, लेकिन वो लेवल आज इसने क्रॉस किया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक फ्रेश एक्सपेंशन मूव शुरू होगा स्टॉक में। शायद आने वाले समय में उनको 700 725 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, तो बने रहना चाहिए। गैप अप ओपनिंग के बाद एज ए इंट्राडे ट्रेडर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखिए। ऊपर में मुझे लगता है कि आप 700 रुपए की अपसाइड देखने को मिल सकती है, नीचे 595 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है। IFP इंडस्ट्रीज, इस पे कुछ सॉफ्टजेन ने कुछ स्टॉक्स खरीदे हैं, 3 लाख खरीदे हैं। क्या आज एक पॉजिटिव इम्पैक्ट IFP पे आ सकता है? देखिए अभी भी 3% तो प्री ओपन में दिख रहा है। सो अगेन यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं विद नेगेटिव बायस। कल का एक वॉल्यूम बैक मूव था, लेकिन हम देखें तो स्टॉक हैज क्लोज्ड सिग्निफिकेंटली ऑफ इट्स हाई पॉइंट ऑफ द डे। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 840 का जो लेवल है, या रादर 835 से 840 का जो जोन है, इसके ऊपर क्रॉस होता है तब मेरे हिसाब से मोमेंटम लौटता हुआ दिखेगा। वरना पिछले 1 से 1.5 महीने में ये 875 के लेवल से जो स्लाइड कर रहा है नीचे, उसको पॉजिटिवली ब्रेक करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। सो लैक ऑफ मोमेंटम 835 टू 840 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तब आप इसमें और ज्यादा ट्रैक्शन आता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, GR इंफ्रा, लगातार ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। संतोष, 11% की मजबूती हम 5 सेशन में देख चुके हैं, आज भी देखिए करीब 1-1.5% की तेजी के साथ GR इंफ्रा का स्टॉक खुलता हुआ, 2% की मजबूती अब। यस, ये स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम बना के एक अच्छा मोमेंटम
रहा है स्टॉक, अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। एक अपना इंपॉर्टेंट हर्डल था इसका 1260, उसको क्रॉस करने में कामयाब हुआ है। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम जारी रह सकता है। ऊपर में 1400 से 1420 तक की अपसाइड नजर आती है इस स्टॉक में। नीचे अब जो 1180 से 1200 का एरिया एक सपोर्ट का काम करेगा, तो जिसके पास ऑलरेडी है बने रहना चाहिए। ऊपर में 1400 के टारगेट नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, बैंक्स में जैसे हम बात कर रहे थे कि आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इनमें एक मूव है, क्या बैंक्स को आप खरीदेंगे कुछ आज? सो डेफिनेटली बैंक्स में ट्रैक्शन है, और अगर आप देखें तो ओवरऑल इंडेक्स के हिसाब से 44,500 का जो जोन है ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। बट अगेन दिस इज जस्ट बिकॉज वी आर कमिंग, वी जस्ट हिट एन ऑल टाइम हाई, तो वहां पे थोड़ा सा स्लगिश होना बिल्कुल बनता है। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से बैंकिंग और बैंक इंडेक्स भी अगर मैं कहूँ तो अभी भी अच्छा खासा अप ट्रेंड में ही है। इसमें जो आपने एक नाम लिया आरबीएल बैंक, इसके बारे में हम थोड़े दिन पहले डिस्कस कर चुके थे। काफी समय बाद इसमें अच्छा वॉल्यूम बैक्ड हमें अपमूव देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू रह सकता है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहें तो इसमें बिल्कुल आप एंटर कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पे 178 और 182 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज ए टारगेट एक्ट करेंगे, और स्टॉप लॉस जो है इनको 172 का लेके चले। तो दिस इज वन स्टॉक विच इज नॉट डिस्कस्ड एज मच, बट अगेन काफी अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने मिला है, एंड द एंटायर मूव फॉर द लास्ट 10-15 डेज इज स्ट्रांगली वॉल्यूम बैक। तो ये मोमेंटम जारी रह सकता है आरबीएल बैंक में। ओके, मोमेंटम आरबीएल बैंक में तो जारी रहेगा, लेकिन फैक्ट सर्किट फिल्टर रिवीजन जो है वो स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव साबित हो सकते हैं, और इस लिस्ट में फैक्ट का नाम भी है। कल इस स्टॉक में बढ़िया मजबूती थी, आज भी आप देखिए करीब 2% की तेजी के साथ। सुमित, आपसे राय जानना चाहेंगे फैक्ट पर 336 के लेवल्स पर खुलता हुआ। ये देखिए काफी टाइम बाद एक वीसीपी फॉर्मेशन यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, और आज के सेशन में भी ओपनिंग में है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। स्टॉप लॉस रखिए कल के ही लो का, डेट इज अराउंड 310। अपसाइड में ये अपना जो रेजिस्टेंस है 350 से 355 यहाँ तक पहला टारगेट रहेगा। जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा आप एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी देखेंगे, जो स्टॉक को लाइफ टाइम हाइक की तरफ लेके जाएगा। तो बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप ढूंढिए। तो ये तो कुछ स्टॉक्स हुए, लेकिन एक बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं, और अजय हमसे जुड़ गए हैं बजाज ग्रुप से। बजाज फाइनेंस पर ये न्यूज है, अजय बताएं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। बजाज फाइनेंस बाजार की बहुत ही पसंदीदा कंपनी है। इन्होंने बहुत वैल्यू क्रिएट किया है, शेयर होल्डर्स को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं पिछले एक दशक से ऊपर। लेकिन अब हमें एक्सक्लूसिव स्टोरी मिल रही है, वो ये है कि बजाज फाइनेंस में के टॉप लीडरशिप राजीव जैन साहब ने एक तैयारी शुरू की है ग्रेजुअल ट्रांजिशन की। वो उनका रोल इनलार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और वो अगले 2 सालों में ग्रुप लेवल पे एलिवेट होने की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट हम ये जानते हैं कि इनके जो डेप्यूटी सीईओज हैं वो जो है उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाना शुरू कर दिया गया है। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने कंपनी पे बोर्ड पे ले आए गए हैं, और उनमें से ही एक नए हेड होंगे कंपनी के, जब राजीव जैन जी का रोल एलिवेट हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा वो, और वो ग्रुप लेवल पे चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने ये भी बताया है कि वो शेयर होल्डर्स को किसी तरह का कोई शॉक नहीं देंगे, इसीलिए उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हुई है। बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होगा और लीडरशिप यहाँ पे चेंज होगी। उन्होंने ये भी जेफरीज की कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर उनका रोल इनलार्ज होता है और रोल इवॉल्व होता है, तब भी बजाज फाइनेंस की जिम्मेदारी उन्हीं के अंडर रहेगी। तो ये बात बताइए, और इन दोनों डेप्यूटी सीईओज को वो खुद अपना ट्रेन कर रहे हैं, और बड़ी लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। हमने मैनेजमेंट से एक रिस्पॉन्स मांगा इस पूरी स्टोरी पे, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स हमें दिया नहीं है। लेकिन जेफरीज की कॉन्फ्रेंस में, मॉर्गन स्टैनली सिंगापुर कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें बार बार हुई हैं, और ये हिंट दिया गया है कि ये रोल बड़ा होने वाला है उनका ग्रेजुअली। लेकिन वो बहुत तैयारी से करेंगे, और बहुत समय है 2025 तक का समय इस टर्म में, और बाकी बड़े रोल होने के बाद भी उनके पास अभी 53 के हैं वो। उन्होंने साफ तौर पे ये बात बाजार को बताई है। ऑलराइट अजय, इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी न्यूज़ लेकर हाईलाइट करने के लिए। और आप ये बात ठीक कह रहे हैं, उन्होंने ये जेफरीज के कॉन्फ्रेंस पे भी ये बात कही थी, और लेकिन ये बहुत स्मूथ, ये बहुत ग्रेजुअल होगा ट्रांजिशन। वॉच आउट करेंगे इस पूरी न्यूज़ को। लेकिन इस वक्त मार्केट ओपन होने वाली है, और चलिए डिम्पी के पास चलते हैं और देखते हैं आज मार्केट में कहाँ कहाँ आपको बड़ी हलचल दिख सकती है।
आज आपको गैप के साथ फिर से बाजार खुलता हुआ दिखेगा। निफ्टी आज आपको हल्के से गैप के साथ खुल रहा है और बैंक निफ्टी पे भी ध्यान रखिएगा। मैंने आज फिर से कहूंगा आपको कि सपोर्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। 44,000 बैंक निफ्टी का और निफ्टी के लिए 18,500 मार्केट की ओपनिंग होने की बिल्कुल तैयारी हो रही है। आज जो लीडरशिप दिखाएंगे हो सकता है थोड़ा आईटी के अंदर पुल बैक मिल जाए, क्योंकि फ्रीज लेवल से पता लग रहा है। एडवांस डिक्लाइन के साथ चेक करते हैं, नंबर्स बेहद शानदार हैं। 1300 वर्सेस 180, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा बाजार के कल के शॉर्ट कवरिंग के बाद आज फिर से अच्छे नंबर्स दिखा के ओपन कर रहा है। 61 पॉइंट की बढ़त है, 18,660 के ऊपर आज निफ्टी की ओपनिंग हुई है। 500 यानी कि 160 पॉइंट यहाँ से नीचे है, तो पक्के सपोर्ट आज बच जाएंगे और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। निफ्टी बैंक पे भी 44,200 300 का लेवल अब देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। एक्सिस बैंक हमने आपको नोटिस करवाया था शुरुआत में, उसने भी लीडरशिप लेना शुरू कर दिया। आज जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ब्रिटानिया दिखेगा करीब 0.1%। अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर वापस थोड़ी मजबूती आई है। अब नेस्ले और इन्फोसिस के अंदर भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। टीसीएस भी आज शुरुआत में थोड़ी बढ़त दिखा रहा है। आपको ध्यान रखें कि ये बात का कि कल कल्प्रिट के तौर पर साबित हुए थे आईटी कंपनीज, आज शुरुआत में तो सपोर्ट कर रहे हैं और टेक महिंद्रा भी इसमें से आप जोड़ सकते हैं। इसलिए आईटी कंपनीज पे थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। इनकी बढ़त पे और इनकी गिरावट पे दोनों पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए दोनों के अंदर आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तभी सौदा लीजिएगा। पावर ग्रिड के अंदर 1% की तेजी, एचडीएफसी लाइफ करीब आज 1% ऊपर है, टाटा स्टील 0.5% ऊपर है। अगर आप शुरुआत से नंबर्स देख रहे हैं कि कौन कौन से तेज हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आईटी का, कुछ हद तक अडानी ग्रुप के शेयर्स का और एक दो आपको एफएमसीजी कंपनीज मिल जाएंगी जैसे नेस्ले और ब्रिटानिया। इनका दबदबा आपको साफ साफ दिखेगा। अब 1500 शेयर आपके बढ़त में आ चुके हैं और सिर्फ 250 शेयरों के अंदर ही गिरावट है। जल्दी से चेक कर लेते हैं कमजोर कौन कर रहा है बाजार को। ग्रासिम इकलौता ऐसा शेयर है जो निफ्टी 50 में से लाल निशान में है बस, और कोई शेयर नहीं है, वो भी सिर्फ 2 रुपए के नुकसान के साथ है। और ज्यादातर शेयर आपके इस समय बढ़कर कामकाज कर रहे हैं और मैं बोलूंगा 50 में से 49 शेयर्स इस समय आपकी बढ़त में है, 51 में से इनफैक्ट 50 शेयर्स आपकी बढ़त में हैं। आ जाते हैं एक और इंडाइसिस पे, वह नेक्स्ट 50, वहां पे क्या हो रहा है कि निफ्टी के इधर क्या चल रहा है मार्केट पे। टाटा टेली करीब 2% ऊपर, जनरल इंश्योरेंस करीब 1% ऊपर, डाबर के अंदर करीब 1% तक के आसपास तेजी है। और यहाँ पे जो नुकसान है थोड़ा मुथूट फाइनेंस के अंदर है और थोड़ा बहुत हल्का सा प्रेशर आपको अंबुजा के अंदर दिखेगा। जल्दी से आपको हीट मैप भी दिखा देते हैं और आपको साफ दिखेगा स्क्रीन के अंदर बड़ा हिस्सा आपको ग्रीन कलर का दिखेगा। वो इक्का दुक्का कोई रेड फिगर दिख जाए तो दिख जाए, अदरवाइज ज्यादातर स्क्रीन आपको ग्रीन दिखेगी। आपको देख भी रहे हैं ब्रिटानिया आपको दिख रहा है स्क्रीन के अंदर, आपको अडानी ग्रुप का शेयर इसके अंदर दिख रहा है, आपको बजाज ग्रुप के शेयर्स इसके अंदर दिख रहे हैं और आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत अब आईटी भी जुड़ जाएगा, क्योंकि आईटी का परसेंटेज गेन उतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके आईटी कंपनीज भी इसमें जगह बनाना शुरू कर देंगी। अब जरा छोटे मझोली कंपनीज में क्या हो रहा है और आज के मेहमान हमारे क्या ट्रेड दे रहे हैं, ये चलने के लिए सिर्फ मानसी के पास चलते हैं। मानसी बताएं। बिल्कुल, छोटी मझौली कंपनियों में भी अच्छी शुरुआत है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे अच्छी तेजी के बीच कामकाज है। सिलेक्ट फार्मा, सिलेक्ट आईटी मिड कैप में हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। पावर स्टॉक्स में अच्छी मजबूती, टोरेंट पावर, अडानी पावर के स्टॉक्स को देखें करीब 7% की तेजी आप देख रहे हैं टोरेंट पावर के काउंटर में और साथ ही अडानी पावर में भी मजबूती, 3% की तेजी। इस बीच अगर आप देखेंगे डिलीवरी के चार्ट्स में करीब 2% की मजबूती, एमएफएसएल को देखें 3%। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बंधन बैंक, टाटा एलेक्सी जैसे चार्ट्स हैं जो कि काफी अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं। मिड कैप रियल एस्टेट पैक पर लगातार नजर रखें, क्योंकि छोटी मझौली कंपनियां रियल एस्टेट और सीमेंट की जो है वो लगातार एक्शन दिखा रही है, अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड करती दिख रही है। इस बीच कौन से काउंटर्स है जहां से कमजोरी है, जुबिलेंट फूड को देखें लाल निशान के साथ इस वक्त उठता हुआ। गुजरात गैस में हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कई सारे मौके बनते हुए इस वक्त आप देखेंगे। स्मॉल कैप में सबसे आगे खड़ा है सुजलॉन, हम देख रहे हैं आरवीएनएल और साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा के चार्ट्स, तो साथ ही जेके लक्ष्मी सीमेंट। तो क्लियरली सीमेंट आज भी लीड करता हुआ। आईटी जो कि कल हम कमजोरी देख रहे थे, धीरे धीरे मिड कैप आईटी स्पेस में एक्शन डेवलप हो रहा है। आज बिल्कुल इंश्योरेंस स्टॉक्स लेके आई डाक्टर साहब, इंश्योरेंस में अच्छी बाइंग आ रही है। मैक्स फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये सारे स्टॉक्स हमने सुबह आपके साथ डिस्कस किए थे। इसके अंदर 1.25%, 1 से 2% की तेजियां, क्योंकि एक तो ये बहुत पिटे हुए हैं, ओनरशिप कम है और डेटा ये बता रहा है कि काफी अच्छा मूवमेंट आया है। फिर आप लेके आइए आपके जितने भी रियल एस्टेट काउंटर्स हैं, रियल एस्टेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, रियल एस्टेट में एक रैली हो गई, हाउसिंग फाइनेंस में एक सेकंड डिग्री, कैनफिन होम्स, पीएनबी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग, सब हरे निशान के साथ खुले। और मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में अच्छी तेजी आ रही है
ऑटो स्टॉक्स लेके आइए, ऑटो गेनर्स, और हमने वहां पे भी एक सेकंड राउंड चलता हुआ वहां पे देखा। ये देखिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स हरे निशान में। एक ओपनिंग ट्रेड्स अपने सारे पैनलिस्ट के साथ ले लेते हैं, उसके बाद स्टॉक पिकिंग यहां से जारी रखेंगे। कुछ बताइए, ओपनिंग ट्रेड क्या दिखाई दे रहा है आपको इस समय? तो जो ओपनिंग 1.5%, 2% अप। इसमें एक स्टॉक जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, विच इज एलिकॉन इंजीनियरिंग। इस स्टॉक में आज भी एक अच्छे खासे बढ़त के साथ ओपनिंग हुई है, और वो जो मोमेंटम 4-5 दिन से देख रहे हैं, ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। सो एलिकॉन इंजीनियरिंग ये मेरे रेडार पे है। यहाँ पे फ्रेश एंट्री लें तो 562 के पहले टारगेट के लिए बाय करें, 568 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। यहाँ पे 552 को अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। सो एलिकॉन इंजीनियरिंग अच्छा खासा मोमेंटम है, आई थिंक पूरे पैक में ही अच्छी मोमेंटम है। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑन माय रेडार। सुमित आप बताइए, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे मेरी नजर रहेगी। देखिए स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है काफी अच्छा, तो आज का एक ओपन का आप रेट का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। 1241 का स्टॉप लॉस रखिए, 1252 का करंट मार्केट प्राइस है, और अपसाइड में 1270, और 1270 अगर क्रॉस हो रहा है तो 1300 का मोमेंटम बिल्कुल बन सकता है। ओके, देखिए इन्फोसिस हरे निशान में आ गया। कल की गिरावट का फायदा किसी ने उठाया हो? आज हम स्पेशल शो रखे हैं इस पे 940 पे, आईटी स्टॉक्स में गिरावट में क्या करें, लेकिन अभी आपको 1285 के आसपास नजर आता है। देखते हैं दिन भर कैसा रहता है। संतोष, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? यस, ओपनिंग में देखा जाए तो दो सेक्टर जो मोमेंटम पकड़ रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट भी जहाँ अच्छा बिल्डअप होता दिख रहा है, वो एक तो इंश्योरेंस है और दूसरा डिफेंस है। तो इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई जीआई तो डिस्कस हो गया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है आज के सेशन में, इस पे नजर रखना चाहिए। 500 के लेवल को क्रॉस किया है, तो 500 के कॉल राइटर मुझे थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर और शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। 520 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, और 500 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा है बीईएल। ऐसे एचएल में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन बीईएल पे भी नजर रखना चाहिए। यहाँ ये भी स्टॉक काफी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। नीचे 117 का स्टॉप लॉस रखिए, 120 के ऊपर टिकता है तो हमको 125-126 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, ऑलराइट। कुछ और स्टॉक, टाटा कम्युनिकेशन, वहाँ एक अच्छी लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। ये स्टॉक लगातार रिकमेंड भी कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। टाटा कम्युनिकेशन पर क्या करेंगे आप सुमित? देखिए अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो पिछले रेजिस्टेंस की तरफ है। लास्ट टाइम जो स्टॉक ने जनवरी का हाई बनाया था, यहीं पे ही अब एक छोटा सा रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म या फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से किसी ने लिया हुआ है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दीजिए। जो फ्रेश तेजी रहेगी वो 1430 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ रही है तो ही यहाँ पे बनेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे अलर्टनेस रखने जैसे। राइट, तो यहाँ पर अब नजर रखें। बिल्कुल, एक बार इनफैक्ट बजाज फाइनेंस जिसे आप डिस्कस भी कर रहे थे अभी अजय, तो स्ट्रीट को पसंद तो नहीं आता एक मजबूत लीडर। देखिए ये एक, अगर ये इस खबर पे इससे रिएक्शन आ रहा है, पार्थिव ज्यादा बता पाएंगे, तो ये टेम्परेरी है, क्योंकि हमारी खबर ये बता रही है कि ये एक इंस्टीट्यूशन है। मैं बिल्कुल इस बात को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ कि राजीव जैन जी का रोल क्या रहा है इस कंपनी को बनाने के लिए, जो ये बनी है, जो ये लीडर बन गई है अपने हिस्से में। लेकिन फिर भी ये कंपनी के ऊपर ये उचित नहीं होगा मुझे कहना कि एक जने के जाने से कंपनी हिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये कंपनी बहुत मजबूत है, और प्लस वो जो अपने नीचे टीम बना रहे हैं, तभी तो उन्होंने 2 साल पहले ये काम शुरू किया है, नहीं तो 4 महीने पहले भी होते थे। लेकिन ये कंपनी का कल्चर ऐसा है कि ये हमेशा बहुत रिस्पॉन्सिबल कंपनी है और शॉक नहीं करेगी ये किसी भी शेयर होल्डर्स को। तो मेरी खबर ये है, रिलायबल सोर्सेस है, कि 2 साल पहले तैयारी शुरू की है। 2 डेप्यूटी सीईओज को तैयार कर रहे हैं, ईडी बना दिया धीरे धीरे। लेकिन स्टॉक में आज इमीडिएट कमजोरी। एक रिएक्शन पार्थिव से लेंगे। पार्थिव, आपने खबर देखी? आपने बहुत ही राइट वर्ड्स अजय जी यूज किए कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ग्रुप है, और जिस तरह का ट्रांजिशन वो लोग कर रहे हैं, दे आर वेरी वोकल कि मतलब दे डोंट वांट टू गिव एनी शॉक्स। और ये मतलब अगेन वेरी राइटली सेड, नो डाउट मिस्टर राजीव जैन का कंट्रीब्यूशन इमेंस रहा है टू फॉर्म द बेस ऑफ दिस कंपनी, लेकिन इट इज डेफिनेटली नॉट अ वन मैन शो। जब 4 लाख करोड़ की बुक मैनेज कर रहे हो तो इट इज इम्पॉसिबल कि वन मैन शो हो सकता है। की डिसीजन मेकिंग में बड़े मैनेजमेंट्स रहते हैं, लेकिन आई थिंक द ट्रांजिशन, द वे इन विच दे आर डूइंग, आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई भी सेटबैक आए। और उनकी स्ट्रैटेजी और विजन 1-2 साल की नहीं रहती, ये लोग 5 साल 10 साल के विजन्स रखते हैं। ये विजन आई थिंक जो नए भी सीईओ आते हैं उनको ये कैरी फॉरवर्ड करना है, और नए सीईओ को भी हैंड होल्डिंग मिल रहा है फ्रॉम मिस्टर राजीव जैन। और यही चीज़ एप्पल में भी काफ़ी टाइम पे हम लोग
बहुत पहले जब स्टीव जॉब्स थे तब ये बात हो रही थी कि स्टीव जॉब्स के बाद क्या होगा, तो इट इज नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैप। तो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन, मैनेजमेंट ट्रांजिशन यहाँ ये ऐसे रिस्पॉन्सिबल ग्रुप में स्मूथ रहेगा, कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं है, और ही इज बीइंग एलिवेटेड टू अ बिगर लेवल। तो अगर बिगर लेवल रहेगा तो बजाज फाइनेंस इनकी हमेशा फ्लैगशिप कंपनी रहेगी, जैसे कि उन्होंने अभी म्यूचुअल फंड बिजनेस लॉन्च किया है, तो वहाँ पे भी काफी वोकल है मैनेजमेंट। तो आई थिंक दिस ग्रुप विल गो प्लेसेस में डाउट नहीं, और इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का बड़ा ही पार्ट रहने वाला है। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल वॉच करते हैं आज इसे बजाज फाइनेंस को कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो हम डिस्कस करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स लगातार उस पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं। एनआरबी बेयरिंग आज भी आप देखें तो अच्छी खासी मूव में है, और सुमित के साथ हमने डिस्कस किया था। सुमित, आपके टारगेट्स क्या थे? जी, एनआरबी बियरिंग्स के लिए हमने बोला था कि अगर ये वीकली क्लोजिंग दे रहा है बिल्कुल 180 190 जोन के ऊपर, तो नेक्स्ट टारगेट आपका पोजिशनल रहेगा 240 के लिए। ठीक है, 240 एनआरबी बेयरिंग। महिंद्रा सीआईबी बाजार खुलने से पहले हमने एक बार डिस्कस किया था और स्टॉक में अच्छा अप मूव नजर आ रहा है। कुछ महिंद्रा सीआईए के चार्ट्स देखें। जी हाँ, देखिए सेम ओपिनियन जो हमने डिस्कशन मार्केट ओपन होने के पहले किया था। 520 का टारगेट पहला 545 का दूसरा टारगेट रहेगा। कल का जो मूव था इसमें हमने वॉल्यूम अपटिक भी आते हुए देखा था, और 475 के जो रेजिस्टेंस जोन्स थे इसके ऊपर कल इसने क्लोजिंग दी है, एंड काफी हैंडसम क्लोजिंग दी है उसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। सो 520 का टारगेट और 545 का टारगेट मैं अभी मेंटेन करता हूँ। स्टॉप लॉस, हाँ, अब अगर मान लीजिए किसी ने शुरुआत में ली हो पोजीशन, तो अब आप जो इसका डे लो है 495 के करीब, अपना स्टॉप लॉस अप करके आप 495 का कर लीजिए। पार्थिव, फार्मा स्पेस, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार कई सारे ट्रिगर्स फैक्टर्स हैं जो फार्मा के लिए पॉजिटिव प्ले आउट कर रहे हैं। एक तो डोमेस्टिक ग्रोथ जो है उसमें आउट परफॉर्मेंस अब नजर भी आ रही है, डोमेस्टिक फार्मा प्ले पर खास तौर से नजरें हैं। इंडिया बिजनेस जो है काफी अच्छे एक्शन, काफी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। प्राइस इरोजन ट्रेंड जो है यूएस में पर्टिकुलरली, वो भी लगातार मॉडरेट होते हुए हमारे लिए नजर आ रहे हैं। फार्मा सेक्टर डिफेंसिव नहीं, अब रियलिटी कह सकते हैं सेक्टर के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देखेंगे? बड़ा इंडिकेटर में दूंगा कि फार्मा सेक्टर के अंदर सन फार्मा जैसी कंपनी, जिनकी टैरो फार्मा काफी टाइम से स्ट्रगल कर रही है बिकॉज ऑफ प्राइस इरोजन इन द यूएस मार्केट्स, तो वहाँ पे प्रमोटर्स ने पूरा स्टेक खरीदने की बात की है। तो आई थिंक बहुत ही कैपिटल एलोकेशन में तो बहुत ही क्रेडिबल मैनेजमेंट है। तो ये एक अच्छा संकेत इनडायरेक्टली मार्केट्स को मिल रहा है कि शायद आई थिंक जो इंडिया की फार्मा कंपनीज जो काफी यूएस के जेनरिक बिजनेस पे डिपेंडेंट है, वहाँ पे काइंड ऑफ लुक ऐसा लग रहा है कि प्राइस इरोजन का कम हो रहा है, और अभी यहाँ से वापस जब नए प्रोडक्ट, नई पाइपलाइन आएंगे तो डिमांड वापस रिवाइव होगी। फार्मा सेक्टर के लिए एक अच्छी बात यही रही है कि जो रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट है पोस्ट ओपनिंग अप ऑफ चाइना, आई थिंक ये काफी अभी संभल गया है, जिसके वजह से ग्रॉस मार्जिन और एबिटा फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि इवन एपीआई मैन्युफैक्चरर्स जिनके इंटरमीडिएट चाइना से आते हैं, वहाँ पे अभी मार्जिन एक्सपेंशन वापस आ रहा है। केस इन पॉइंट बीइंग समथिंग लाइक सुप्रिया लाइफ, जहाँ पे आप क्वार्टर देखेंगे तो काफी बड़ा जंप है इन टर्म्स ऑफ एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट। तो ये ट्रेंड की वजह से आई थिंक ये सेक्टर वापस लाइमलाइट में आ रहा है। एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट तो है ही यहाँ पे, और डोमेस्टिक सेंट्रिक स्टोरी तो स्ट्रॉन्ग ही है। वहाँ पे अच्छा 15-18% जितना कंपाउंडेड ग्रोथ आ रहा है डिस्पाइट ऑल द हेडविंड्स, और अब जब रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट कम होता है तो उससे डेफिनेटली फायदा होता है। तो इन टर्म्स ऑफ नेम्स हमें जेबी केमिकल एंड फार्मा एक इंटरेस्टिंग बेट लग रहा है। यहाँ पे अच्छा ग्रोथ विजिबिलिटी है, और सिप्ला भी यहाँ पे वैल्यूएशन के लिए से अच्छा है, उनकी रेस्पिरेटरी पाइपलाइन काफी स्ट्रॉन्ग है, और यूएस में से अगर ट्रैक्शन आता है तो डेफिनेटली एक री-रेटिंग का स्कोप रहता है। तो ये दो स्टॉक्स आई थिंक फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अभी में अच्छे लगे। राइट, आपको प्री मार्केट में हमने आज टोरेंट फार्मा, टोरेंट पावर और जेएसडब्ल्यू पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी सुमित के साथ दिलवाया था। सुमित ने एक्चुअली इस पे कॉल दी थी, बढ़िया 612 15 तक भी लिया आपने अपना सौदा भर के रख दिया, 20 तक भी ले लिया आपने। आपका तो काम हो गया, बहुत शानदार वाला। सुमित बाबू, व्यूअर्स आपको धन्यवाद दे रहे हैं। टोरेंट पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी दोनों अच्छे खासे गेंस में, खुले नहीं थे गैप अप, खुले थोड़े गैप से थे, बट टोरेंट पावर तो 8% और जेएसडब्ल्यू एनर्जी 1.5% है, लेकिन डेज हाई की तरफ जा रहा है। क्या इसमें भी बड़ा मूव आ सकता है? जी बिल्कुल अजय जी, मैंने आपको बोला था कि 605 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग दे रहा है तो बिल्कुल स्टॉक अपने एक न्यू हाई की तरफ जाएगा। तो जो डेली बेसिस पे हमारा टारगेट था वो अचीव हुआ 656 का, तो वेट कर रहे हैं। अभी भी अगर कोई भी डिप्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे ग्रैब कीजिए। ऑलराइट, अभी फार्मा स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, इप्का लैब के स्टॉक को भी देखते हैं। यहाँ पर लॉन्ग बिल्ट भी अच्छा है, और इनफैक्ट
प्राइस एक्शन दिख रहा है स्टॉक में थोड़ा सा, क्या ये बढ़ेगा? इनकी एक रतलाम यूनिट के लिए इंस्पेक्शन की बात हो रही है कि वहां से अगर इनके लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो इनके एक्सपोर्ट बिजनेस को फायदा मिल सकता है। इप्का लैब पे क्या तेजी बढ़ सकती है? पिछले देखिए 7 दिन में 9% चल गया ये। कुश? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ सकती है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो सीधा 95 800 के जोन्स हैं, इसके आसपास ही नजर आ रहे हैं। इंटरमीडिएट 780 के कुछ लेवल्स हैं, बट दैट मे नॉट एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो अच्छा खासा स्टॉक में रिकवरी है और रेजिस्टेंस से अभी भी कुछ पॉइंट्स दूर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 800 के लेवल्स जो है यहाँ तक के एक मूव आते हुए देख सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 800 का आपका जो लेवल है ये पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट जो है ये 825 का रहेगा। इन दिस केस आपका जो स्टॉप लॉस है इसको आप 735 का लेके चलें। रिकवरी इज अंडर वे, वॉल्यूम भी पिकअप होते हुए नजर आ रहा है, एंड आई सेड रेजिस्टेंस से थोड़ा दूर है। सो एक अच्छा खासा 50 पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल सकता है। हालांकि छोटा स्टॉक है, मैं बहुत काफी समय तक इसको अवॉइड करता आया हूं, लेकिन मैंने आपको 2 महीने से बता रहा हूं कि इसके अंदर एक रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। इसके अंदर फंडामेंटल रीजन है कि आप सुजलॉन को जरूर देखें। पार्थिव, आपको आइडिया है, आपके तो करीब की कंपनी है। हमारा व्यू ये था 8-9 रुपए के हिसाब से कि जो तांती साहब के जाने के बाद उनके बाद जो उनके बेटे हैं, स्टोरी टेलर चेंज हो रहा है और उनको वो इंडस्ट्री से काफ़ी मदद ले रहे हैं और एक बड़ा एक फंडामेंटल शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए मैनेजमेंट के रिजल्ट्स अच्छे आए, कमेंट्री अच्छी थी, वो लोगों से मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब 3 महीने का ग्राफ दिखाइए। पार्थिव, एनी व्यू ऑन सुजलॉन या आपके रेडार पे नहीं है? सी आई थिंक डेफिनेटली एक टर्नअराउंड स्टोरी है। मुझे याद है 2014-15 में करीबन ये कंपनी 17,000 करोड़ के डेट पे जूझ रही थी। आज के तारीख में एज ऑन मार्च एंडिंग उनका जो डेट है वो कम होके अभी काफ़ी कम हो गया, करीबन 2,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का एग्जीक्यूशन तो बहुत ही शानदार है। हम देख रहे हैं टर्न अराउंड कर रहे, प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे, कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस बना रहे। इवन जो उनके रिजर्व्स थे जो काफ़ी हद तक नेगेटिव थे, 8,000-9,000 करोड़ के नेगेटिव थे, वो अभी कम होके करीबन दे आर नेगेटिव एट 1,300। तो ये डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं कि बैलेंस शीट में टर्न अराउंड है। वेदर दे आर टेकिंग एडवाइस फॉर सम बिग ग्रुप, इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी का पुश और थ्रस्ट, तो इंडिया में इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन साइज में देखें तो आइनॉक्स ग्रुप है, सुजलॉन ग्रुप है, ये 2 या 3 ऐसे बड़े ग्रुप है कि जो इन पैरामे पे विंडमिल के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सुजलॉन का भी कोर फोकस डोमेस्टिक मार्केट है। पहले प्रॉब्लम यही था कि जो फॉरेन सब्सिडरी थी वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए, तो यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग हो चुका है। ऐसा नहीं कहूँगा कि इट विल बी अ मल्टीपैकर स्टॉक, लेकिन क्योंकि इक्विटी कैपिटल काफ़ी डाइल्यूट हो चुकी है, लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आई थिंक एक रीजनेबल रिटर्न मिल सकता है। 20 to 30% अपसाइड अभी भी लग रही है यहाँ पे। लेकिन इन्वेस्टर्स जो ये स्टॉक ट्रैक करे हमेशा ये याद रखें कि हाई रिस्क हाई रिटर्न टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल काफ़ी चैलेंजिंग रहती है, तो लेकिन आई थिंक टर्न अराउंड स्टोरी है, तो 20 to 30% अपसाइड यहाँ से मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। तो सुजलॉन पर ये फंडामेंटल आउटलुक एक बार रहा, लेकिन सर्किट फिल्टर रिवीजन का इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो चुका है। आरवीएनएल के चार्ट्स को पुल अप कीजिए। सर्किट फिल्टर में रिवीजन है 5% से सर्किट जो है बढ़कर 20% हो जाएगी और इसी का एक असर करीब 7% की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। संतोष, वैसे इस पूरे हफ्ते ये स्टॉक नहीं चला। अमूमन हम देखते हैं स्टॉक में मजबूती न्यूज फ्लो के चलते होती है, लेकिन आज ये खबर है 9% की तेजी अब बढ़ती हुई। यस, वैसे ओवरऑल स्पेस देखा जाए तो एक बहुत अच्छी तेजी दिखाने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चली गई थी, लेकिन अब वापस मोमेंटम पिकअप कर रही है। लग रहा है कि शायद जो पुराने इन्होंने स्विंग हाई लगाए थे मई के मंथ में, जो इसमें आरबीएनएल में 144 के आसपास का लगा था, वो क्रॉस होते हुए नजर आ सकता है। स्टॉक शायद 160 के लेवल की ओर बढ़ते हुए नजर, तो यहाँ पे बने रह सकते हैं। अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, क्योंकि मोमेंटम बहुत फास्ट है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो 120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। इसके अलावा इरकॉन जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखना चाहिए। वो स्टॉक में ज्यादा गिरावट नहीं आई थी, स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा था अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, तो एक इरकॉन पे नजर रखिए। वो 100 रुपीज का लेवल क्रॉस कर सकता है, अभी 87 रुपीज चल रहा है। यहाँ पर आप 82 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फॉर द टारगेट ऑफ 100 प्लस के लिए मेंटेन कर सकते हैं। क्या आज हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन है? सुमित, नारायण हृदयालय, एस्टर डीएम हेल्थ केयर अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। देखिए, नारायण हृदयालय की जहाँ पे बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे आप
अपना एक लाइफ टाइम हाई की तरफ स्टॉक जा रहा है। स्टॉक ने एक वॉल्यूम के साथ बढ़त दिखाई थी ऑन 25 ऑफ मई। तो ये जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा, उस दिन का हाई क्रॉस होगा, स्टॉक अपने न्यू हाई की तरफ जाएगा। यहाँ पे अगर ऑलरेडी किसी के पास होल्डिंग है, बिल्कुल आप यहाँ पे 268 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अपसाइड में जो टारगेट है वो 305 और 320, ये दो लेवल्स के लिए आप रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक एस्ट्रो डीएम, उसको भी ले आते हैं जिसके भी मानसी बात करती है। इसमें तो क्या जीसीसी की डिप्सिक पूरी हुई है उनकी, जो इन्होंने एक्वायर करना है, और डील जून में आ सकती है। एस्ट्रो डीएम में आज फिर से अगर एक्शन है तो क्या यहाँ एक एंट्री पॉइंट बनता है कुछ? जी हाँ, बिल्कुल बनता है। 278 280 के जो लेवल्स थे, ये इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे थे फॉर द लास्ट 8 to 10 डेज। जहाँ पे कहीं इंट्राडे हाई भी बना था तो उसी लेवल के आसपास का बना था। तो आज उसके ऊपर मार्जिनल ही सही, बट उसके ऊपर अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है स्टॉक फॉर द 20 मिनट्स जो ओपनिंग हुई है। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक अपसाइड जो है ये आपको आते हुए देख सकता है फॉर द लेवल्स ऑफ 295 एंड 305। तो इन लेवल्स के लिए आप इसमें अभी भी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। एक ब्रेकआउट हमें आते हुए दिख रहा है, और जो स्टॉप लॉस है इसको आप 272 का लेके चलें। सो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, और आज एक ब्रेकआउट भी आया है, तो शॉर्ट टर्म प्ले भी इसमें आप एंट्री सकते हैं। ठीक है, इस स्टॉक में नजर रखनी चाहिए। ठीक है, जून में इसमें खबर भी आनी है। ठीक है, कुछ स्टॉक्स अभी जो हम इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस की बात करते हैं, कैनफिन होम्स की भी बात करते हैं, जो अभी 4% की मूव है। जेफरीज की इसमें एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि निम्स पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं और 850 का टारगेट है। स्टॉक 4% ऑलरेडी चल गया आज इस खबर से भी, और बिफोर द आरबीआई रिपोर्ट भी, आरबीआई पॉलिसी ऑल्सो। तो क्या कैनफिन होम्स में इस लेवल से भी बाइंग संतोष दिखती है, या फिर थोड़ा सा रुके अभी? यस, कैनफिन होम का ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी एक मल्टी ईयर हाई देखने को मिल रहा है। 2017 में इसने करीबन 670 के आसपास का हाई लगाया था। वापस इसने 2021 में ट्राई किया था, लेकिन फाइनली वो ब्रेकआउट आते दिख रहा है। मुझे लगता है इसमें एक बड़ी तेजी की तैयारी है, और एनबीएफसी सेक्टर ही ओवरऑल मुझे लगता है इस साल आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। हालांकि एज ए ट्रेडिंग व्यू देख रहे हो तो इंट्राडे के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट थोड़ा सा लंबा व्यू रखोगे तो आप अभी भी खरीद सकते हो, और कोई कंसोलिडेशन या डिप मिलता है तो खरीदा मौके के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे 1000 रुपीज की ओर बढ़ते हुए नजर आएगा। डाक्टर साहब, सीमेंस में जिस दिन बड़ी फॉल आई थी इस बात को लेके कि उनका एक इंटर ट्रांसफर, अब उन्होंने एक कारोबार अपना मोटर बिजनेस पेरेंट को बेचा था, बाजार को पसंद नहीं आया था, 10% गिरा था स्टॉक, आपको याद होगा। उस समय हमने आपको बताया था करीब 2900 का लो बना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वहाँ से स्टॉक चलना शुरू हो गया। हमने आपको बताया था कि इस तरह के एक्सीडेंट्स कई बार बहुत क्वालिटी स्टॉक्स में होते हैं, आपको बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास से अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए उसमें। वो जो बॉटम बना वो भाव आपको वापस दिखा नहीं है, लोग उसको शॉर्ट करा रहे हैं सीमेंस को, लेकिन सीमेंस भागा चला जा रहा है क्योंकि ये महंगे स्टॉक होते हैं, और सिर्फ ये एक्सीडेंट के टाइम पर ही फेयर वैल्यू के करीब मिलते हैं आपको। देखिए आज भी करीब 40 रुपये ऊपर। पार्थिव, आपने वो मैटर देखा था, आपने क्या रिकमेंड किया होता? आप अगर आपने एक्ट किया होता उस समय तो ओके, पार्थिव चले गए, कोई बात नहीं, चार्ट रीड करते हैं। संतोष बताइए, वो बताइए जरा भी, ये 15 दिन पहले वाला लो, वहां सीमेंस कैसे रिबाउंड किया और यहाँ से लेवल्स क्या कहते हैं? संतोष। कैपिटल गुड सेक्टर ओवरऑल बजिंग है। सीमेंस ने एक लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, अपने इसने 50 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है और रिबाउंड दिखाया। हालांकि अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज और 3650 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है। अगर ये 3650 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है कि जो न्यूज की वजह से गिरावट आई थी वो पूरी रिकवर होते हुए नजर आएगी, तो स्टॉक 3900 4000 की लेवल की ओर बढ़ते हुए नजर आएगा। और इनकेस यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग भी वापस से आती, करेक्शन वापस से आता भी है, तो मुझे लगता नहीं कि 3300 का लेवल इसमें इतनी आसानी से टूटेगा। तो ओवरऑल व्यू बुलिश है। इस न्यूज की वजह से स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, बट वापस से मुझे लगता है रिकवर करते हुए नजर आएगा। रिकवर करता नजर आ ही रहा है। मैक्स फाइनेंशियल्स को लेके आइए, इसके अंदर मैक्स इंडिया जो कंपनी है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, इनका ज़्यादा हिस्सा जो है वो टर्म प्लान पे है। सारा फोकस अब इंश्योरेंस पे टर्म की तरफ जा रहा है। मैक्स फाइनेंशियल 6 महीने का ग्राफ देखिए, काफ़ी अच्छी रिकवरी नीचे से आई है। और कुछ से मैं डिस्कस करूंगा ये कुछ जितनी भी सेलिंग है, हमने देखा है पिछले 1.5 महीने में काफ़ी ब्लॉक्स हुए, सेलिंग तो हुई है, एब्जॉर्ब होती हुई नजर आई। 600 के भाव से धीरे धीरे रिकवर करके 700 पे आया है। क्या इसके अंदर वर्स्ट ओवर है? रिस्क रिवॉर्ड कैसा बता रहा है इसका?
सो फर्स्ट क्वेश्चन की क्या इसके अंदर वर्स्ट ओवर है, इसका आंसर अब हम यहाँ से बड़ी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए 600 के लेवल्स जो आपने बताया, यहाँ से जो रिकवरी आई है, इट्स नॉट इवन टेस्टेड रिमोटली दोस लेवल्स, तो अच्छा खासा एक अप ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ से और कितना ऊपर जा सकता है, वेल मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आपके लिए टारगेट्स बनेंगे वो एक्चुअली 770 के पहले टारगेट बनेंगे एंड 835 का जो जोन है इसके दूसरे टारगेट बनेंगे। अब ये इट इज कंटिंजेंट ऑन वन वेरी स्मॉल थिंग, which is इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है जो करीब 715 के आसपास है, जहां पे स्टॉक ने 2 बार अटेम्प्ट किया है क्रॉस करने का, उसको नहीं क्रॉस कर पाया है। बट जिस तरीके की हम रिकवरी अंडरवे देख रहे हैं, जिस तरीके का हम मोमेंटम इंडिकेटर पे सेटअप देख रहे हैं, मेरे हिसाब से ये टेक अवे हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा लंबा व्यू रखें तो आपको इस लेवल को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस फिलहाल नहीं देनी चाहिए, तो पोजिशनल व्यू लेके चले, आई थिंक दैट विल बी मच मोर रिवॉर्डिंग प्ले इन दिस। 670 का जो जोन है, 670 टू 680 का जोन, इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। सो 770 एंड 835 के टारगेट्स के लिए आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। लुक्स अ मच बेटर पोजिशनल प्ले देन अ शॉर्ट टर्म इंट्राडे। ट्रेडिंग व्यू नहीं, पोजिशनल व्यू लगाना चाहिए। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छी मजबूती और मजबूती के पूरे आसार आगे भी नजर आते हैं। लेकिन सुमित, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 380 के लेवल से रिकवर होना शुरू हुआ है। इस वक्त अगर आप देखेंगे 511 के स्तर, 3% तक की तेजी, क्या गिरावट में अब भी खरीदा जाए? देखिए बिल्कुल, चार्ट बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर में है। 490 का जो लेवल था वो काफी अच्छी तरह से रेजिस्ट किया और क्लोजिंग बेसिस पे भी स्टॉक को मिला है। तो बिल्कुल आप जिनके पास है ऑलरेडी वो आप होल्ड करें। और अपसाइड में जो पहला रेजिस्टेंस है वो है करीबन 525 का, तो ये पहला एक टारगेट भी रहेगा। और जब भी गिरावट मिले आप इसको स्टॉक को ग्रैब कीजिए। 525 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा हमें लगता है काफी अच्छा मोमेंटम बनेगा और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 566 का। ठीक है जेंटलमैन, हमारे साथ बने रहिए। आईटी स्टॉक्स पे मैं 4-5 बड़े स्टॉक्स पे आपसे बात करना चाहूंगा, साइंट, मैस्टेक, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, टीसीएस और विप्रो वगैरह भी चार्ट्स पे। लेकिन एक बार हम सुमित पोखरना जी से बात कर लेते हैं, वीपी कोटक सिक्योरिटीज। ये बात समझना एक बार जरूरी है, एक तरफ कुछ ब्रोकरेजेस जेएम जैसी, मैं रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। सुमित बाबू गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, आप बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपके कुछ पीयर्स जो हैं ये कह रहे हैं कि इन्फोसिस के रिजल्ट अभी खराब, रिजल्ट का मामला खत्म नहीं हुआ है, आगे आने वाला क्वार्टर भी काफ़ी खराब हो सकता है। लेकिन कल शाम को, कल दोपहर में इनफैक्ट एक ग्लोबल आईटी इंजीनियरिंग कंपनी ने बाजार करा दिया और अच्छी पिटाई हुई थी आपके आईटी स्टॉक्स में, टॉप मिड कैप सबकी। मैं आपसे जानना चाहता हूं सुमित बाबू कि वैल्यूएशन के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड कैसा दिख रहा है और डिमांड एनवायरनमेंट आपको कैसा दिखता है? आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि कल एक ईपैम करके एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उसने अपनी गाइडेंस फर्दर कट कर दी थी। तो अब लास्ट जो रिपोर्टिंग हुई 2 टाइम्स जो रिपोर्टिंग करी है उसने ऑलमोस्ट 13% रेवेन्यू, अपना कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू कट कर दिया है। सो कहने का मतलब है कि डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा शेकी दिख रहा है, तभी कंपनीज गाइडेंस को कट कर रही है। मैं आपका एक बहुत सिंपल तरीके से देखें तो Q4 में कंपनी ने, इन्फोसिस हो या टीसीएस, उन्होंने सबने हाईलाइट किया था कि आउट ऑफ 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी वाज ओके फॉर देम, फरवरी एंड मार्च सडनली क्लाइंट्स ने बोला कि हमको प्रोजेक्ट पोस्टपोन करना है या डाउन करना है प्रोजेक्ट्स को, तो उससे उनके Q4 के अर्निंग्स पे इम्पैक्ट दिखा था। एंड ये तो कुछ ही क्लाइंट्स ने किया था, बट हमको ऐसा लगता है कि वही अगर अपन Q1 में देखेंगे तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे और इम्पैक्ट फुल 3 मंथ्स का रिफ्लेक्ट होगा। तो दैट इज व्हाई द कंपनी ने अपनी गाइडेंस भी कम कर दी है। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो डिमांड एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली यूएस एंड यूरोप में स्टिल नॉट दैट रोबस्ट, जो कि वैल्यूएशन में प्राइस्ड इन है। सो अर्निंग्स अगर आपकी उस प्रोपोर्शन में नहीं ग्रो करेगी जिस वैल्यूएशंस पे आप स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक्स विल फॉल एंड द पेन, ज्यादा से ज्यादा पेन अपने को दिखने मिलेगा मिड कैप और मिड कैप कंपनीज में, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज काफी ज्यादा फॉल हो चुकी है और इसमें काफी हद तक प्राइस्ड इन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लार्ज कैप और मिड कैप में क्या फर्क आ रहा है यहाँ पे, पर्टिकुलरली ईपीएम के कंटेक्स्ट में बात करना चाहूंगा मैं। जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है लाइक इन्फोसिस, उनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो काफी, और जो रेवेन्यू मिक्स है वो काफी बैलेंस्ड है। मतलब
कुछ बिल्ड साइड में है और कुछ मैनेज साइड में, मतलब डिजिटल साइड में भी है और मैनेज सर्विसेज में भी है। अगर ईपैम देखें, परसिस्टेंट देखें या हैप्पीएस्ट माइंड देखें, उनका एक्सपोजर ज्यादा टुवर्ड्स डिजिटल बिजनेसेस है और वो जिनको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंड, वहां पर डिस्क्रिशनरी स्पेंड में काफी प्रेशर दिख रहा है। तो इन कंपनीज को ज्यादा हिट लगेगा एज कंपेयर टू इन्फोसिस एंड अदर लार्ज कैप आईटी कंपनीज। सुमित, ये ऑब्जर्वेशन आपका काफी अच्छा है कि लार्ज कैप आईटी कंपनियों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन अब तक हमने देखा है कि मिड कैप जो है वो लगातार लार्ज कैप को आउटपेस कर रहे हैं। सो यहाँ से अब नजर कहाँ पर होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स देखने चाहिए? करेक्ट। इसमें आप अगर देखेंगे तो एक पहले मैं एक पॉइंट पुट करना चाहूंगा अपना। जब अमेजॉन, गूगल, AWS, गूगल और लार्ज यूएस कंपनीज वर फॉलिंग डाउन, जब गिर रही थी वहां पे, तो इंडियन कंपनीज वर नॉट रिफ्लेक्टेड दैट पेन इनिशियली। मैं Q4 FY22 की बात कर रहा हूँ, और फिर बाद में वहां पे पेन दिखा। उसके बाद में धीरे धीरे इंडियन आईटी कंपनीज में पेन दिखना चालू हुआ, पर्टिकुलरली लार्ज कैप आईटी कंपनीज में मार्जिन प्रेशर दिखे। फिर 2 क्वार्टर बाद में ग्रोथ गाइडेंस पे थोड़ा क्वेश्चन उठने लगा था। उसके बाद में तो इट इज कमिंग विद लैग। यूएस में पहले दिखा, फिर इंडियन लार्ज कैप आईटी कंपनीज में दिखा विद ए लैग, एंड हमको ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड मिड कैप आईटी कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज में पेन दिखेगा विद ए लैग। सो दिस मे बी जस्ट अ बिगनिंग। अपने को धीरे धीरे दिखेगा कि वैल्यूएशंस इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ मिड कैप आईटी कंपनी हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। सो हम आगे जाके ये सब करेक्ट होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल लार्ज कैप कंपनीज को प्रेशर आएगा जिनके पास कॉम्पिटेंसीज ज्यादा है, कैपेबिलिटी ज्यादा है। इट विल कम डाउन टू मिड कैप कंपनीज आल्सो। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ये बात समझाने के लिए। अब हमारे साथ संतोष, कुश और सुमित हैं। आप तीनों के लिए एक लॉन्ग और शॉर्ट आइडिया मुझे आप आईटी में बताइए। कौन से चार्ट्स कमजोर लग रहे हैं, कौन से आपको मजबूत लग रहे हैं, किस लेवल्स पे एंट्री लेंगे? एक चुन लीजिए आप। पूरा आपके पास मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप अवेलेबल है। कुछ आपसे स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट आइडिया, क्योंकि चले हुए हैं नीचे से, अगर शॉर्ट करना है तो, या डिक्लाइन पे लेंगे? चूज करिए और एक स्टॉक बताइए, एक ट्रेड बताइए। तो अजय देखिए, लॉन्ग साइड पे मेरे पास 2-3 नाम है। इनफैक्ट तो अगर मुझे पिक करना हो तो आई वुड से इट विल प्रोबब्ली बी परसिस्टेंट सिस्टम्स। द अदर नेम्स आर HCL Tech एंड KPIT, अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो एक बास्केट बनाना हो तो। बट परसिस्टेंट सिस्टम्स ये मेरे लिए यहाँ से भी एक लॉन्ग ट्रेड बनता है। हमने एक फॉल आते हुए देखा कल गैप डाउन के साथ, लेकिन आई डोंट थिंक द स्ट्रक्चर इज डैमेज्ड। 20-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कल भी स्टॉक ने रिबाउंड किया था, आज भी अच्छा खासा पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 5100 और 5100 और 5175 के जो लेवल्स हैं, इन टारगेट्स के लिए अब भी लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ये आपका 4955 4960 के जो लेवल्स हैं, इनके आसपास रहेगा। जहां तक शॉर्ट की बात है, देखिए मुझे ऐसे कोई मेजर शॉर्टिंग कैंडिडेट्स फिलहाल इसमें दिख नहीं रहे हैं, तो मैं फिलहाल शॉर्ट ट्रेड अवॉइड करूंगा। एक हल्के से रिबाउंड पे है आईटी पैक, तो आई वुड स्टिक टू माय लॉन्ग पोजीशंस फॉर नाउ। ओके सुमित, आपका क्या रहेगा, लॉन्ग या शॉर्ट आइडिया आईटी में? देखिए, लॉन्ग तो एक ही मेरा भी KPIT टेक पे काफी टाइम से बुलिश व्यू है। आप पोजिशनली अभी भी स्टॉक को होल्ड कीजिए अगर किसी के पास है, और डिप्स में भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी की रख सकते हैं। यहाँ पे अपसाइड में अभी भी मुझे एक शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो करीबन 1200 का दिख रहा है। जहाँ पे आपने की बात की, तो शॉर्ट के लिए मुझे एक थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है HCL Tech, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टस से रहेगा। तो आज भी देखिए स्टॉक जो है वो ओपन हाई कैंडिडेट है, तो जैसे ही ये कल का लो ब्रेक करेगा, कल का लो है 1113 1113 का, तो 1113 के नीचे मुझे लग रहा है कि स्टॉक कहीं ना कहीं 1090 और 1077 ये 2 लेवल्स के लिए नीचे जा सकता है। ठीक है, तो आपने लार्ज कैप को शॉर्ट किया, मिड कैप में KPIT टेक को प्लस किया। संतोष, आपकी क्या व्यू होगी? यस, मैं भी इसी व्यू के साथ जाना चाहूंगा। ब्रॉडर मिड कैप आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर मुझे अच्छा लगता है। इस स्टॉक में बिल्कुल भी करेक्शन देखने को नहीं मिला है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। ये स्टॉक अभी 984 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है 1040 की अपसाइड देखने को मिल सकती है। नीचे 940 का स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट साइड में ऐसा देखा जाए तो बहुत ज्यादा डाउन साइड तो नहीं है, बट फिर भी इन्फोसिस रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर सकता है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज भी देखा जाए तो 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कुछ भी कमजोरी आती तो शायद इन्फोसिस 1240 के लेवल को रिविजिट करते हुए नजर आ सकता है।
व्यू तो थोड़ा बहुत अजय ऐसे ही दिख रहा है कि लार्ज कैप पे व्यू नहीं बन रहा है, वहाँ तो शॉर्ट साइड के आइडिया ज़्यादा हमारे एक्सपर्ट्स को लग रहे हैं, लेकिन मिड कैप में सोनाटा भी आप देखिए 70% YTD लो से इसलिए हमने दोनों व्यू दे दिए हैं आपको, शॉर्ट करना और लॉन्ग करना। फंडामेंटल व्यू सुनवा दिया आपको लॉन्ग करना और शॉर्ट करना अपने हिसाब से देखे करिए। लेकिन बाजार आपको दिखा दें एक बार, निफ्टी बैंक निफ्टी लेके आए डायरेक्टर साहब, निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप बाजार। अगर आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे तो टिका हुआ है 18,670 के करीब। बैंक निफ्टी लेके आइए, कमजोरी है, कोई खास संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट आपका मिड कैप स्मॉल कैप तो काफी एक्टिव है। आपको बताया था मैंने, कल पॉलिसी है, पॉलिसी में ग्रोथ ओरिएंटेड कमेंट्री आ गई, इन्फ्लेशन को लेकर कुछ आ गया, तो बाजार में एक रैली हो सकती है। देखिए मिड कैप स्मॉल कैप डेज हाई पे है, बहुत शानदार मार्केट है, कमजोरी का कोई संकेत नहीं है। हाँ, प्रियंका क्या कमजोरी का संकेत नहीं है। लार्ज कैप से मैं सरप्राइज थी, ब्रिटानिया आज 3% तेज है। ये फिर से वही व्यू बन सकता है क्या, रूरल कंजम्पशन स्ट्रांग है, और क्योंकि इस पर भी शायद हो सकता है कोई कॉमन्स आ जाए, और यही एक रीजन ब्रिटानिया पे भी हो। ब्रिटानिया के चार्ट्स इस वक्त क्या बता रहे हैं कुछ? वेल पॉजिटिविटी ही दिख रही है चार्ट्स पे, आज बहुत क्लियर ब्रेकआउट है। अगर मैं देखूं तो 4700 का जो जोन था वहां पे स्टॉक ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था क्रॉस करने के लिए, लेकिन आज जब क्रॉस किया है तो फुल विगर फुल एनर्जी के साथ क्रॉस किया। आप देखिए काफी अच्छा वॉल्यूम एक्शन भी हमें देखने मिल रहा है फॉर वट एवर टाइम हैज पास्ट टुडे। तो यहाँ पे अच्छा खासा मेरे ख्याल से अप ट्रेंड जो है ये अभी भी आपको यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। 4900 4950 के जोन्स जो है ये स्टॉक टच कर सकता है। ओवरहीटिंग के करीब जा रहा है, तो हो सकता है कि 49-4950 के आसपास आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने मिले, फिर स्टॉक 5000 प्लस के लेवल्स के लिए रेडी हो जाए। बट ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो बिल्कुल राइड करे, अच्छा खासा मोमेंटम है। 4790 के लेवल्स जो है इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। राइट, ठीक है। ब्रिटानिया पे व्यू पॉजिटिव, यहाँ से होल्ड करें जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है। ऑलराइट, तो संजीव भसीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन जी किद्दां हो तुसी? सारे व्यूअर लभदे पे असी तुहानू, इन्ने दिन आपने बड़े दिन लगा दिए, बताइए। गुड मॉर्निंग आपको भी, अजय को भी, और ग्रेट टू बी बैक। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया था, अच्छा था, शेयर बाजार भी चल गया, और अब वी आर एंजॉयिंग द पार्टी एंड इन्वेस्टर्स शुड आल्सो बी एंजॉयिंग द पार्टी व्हिच आई थिंक शुड कंटिन्यू फॉर सम टाइम। एक बार पहले, इससे पहले कि आपके स्टॉक पिक्स लें भसीन साहब, बाजार का स्ट्रक्चर बता दीजिए। आरबीआई पॉलिसी है, वो सब क्रॉस कर गया है, बाजार ऊपर की तरफ नए हाई, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। क्या लग रहा है बाजार का व्यू? तो आपने शायद याद होगा, पिक्चर देखी होगी शोले, याद है आपको? बहुत पुरानी बहुत फेमस पिक्चर थी। तो उसमें यही कहता था, गांव में जब बच्चा नहीं सोता तो गब्बर आ जाएगा। तो अभी तक सब यहाँ यही कह रहे हैं, गब्बर आ जाएगा, बाजार एक फॉल नहीं वाटरफॉल आएगी, और इसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं है। वेदर द फेड और द आरबीआई, you have never had macro so good and ownership of stocks at very very low levels. Ye rally, Ajay ji, has been led by the FIs who were missing from the action and who realized that their best performing outlier is India. तो मुझे कोई दो राय नहीं, see technically new high is a number but your participation is necessary. If अगर आप याद करें, last week of March we were at 16,800 where pessimism was at the highest. अब 18,500 पे तो बुल मार्केट शुरू हो रही है, और अभी तो आप एक प्लेटो लेवल पे हैं। अभी तो आगे आगे देखिए क्या होता है। शानदार बात बोली आपने, ये बात आपने सही कही कि पिछले 18 महीने में कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन माल किसने लिया? एफआईएस, वो भी मिस्ड आउट वालों ने। हमारे वालों ने डेफिनेटली पार्टिसिपेट किया, कुछ थोड़ा घबरा के बैठे गए। तो माल लीजिए पहले, फिर बात करते हैं। ये बताइए क्या मल्टीबैगर आइडियाज आप लेके आए हैं आज हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत दिनों बाद? क्या नहीं, इस भाव पे मल्टी बैगर तो मुश्किल है, बट मैं 5-6 नाम आपको दूंगा जो मुझे लगता है अच्छा पोर्टफोलियो फिट होएगा। सो आई विल स्टार्ट विद 3 लार्ज कैप्स एंड देन आई विल गो डाउन टू द मिड कैप्स सो दैट यू मेक अ बास्केट। देखिए अजय जी, ओएनजीसी नंबर्स वर अ वन ऑफ एंड आई थिंक दैट ऑयल प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट। अगर शेयर बाजार को ग्लोबली रैली करना है, ऑयल एंड कमोडिटीज हैव टू पार्टिसिपेट, व्हिच आल्सो मींस दैट द फेड विल बी ऑन होल्ड, और इसका मतलब द डॉलर विल वीकन। आई एम डॉलर इन डबल डिजिट्स, और मुझे कोई दो राय नहीं, द कैटलिस्ट फॉर इक्विटी मार्केट्स आर गोइंग टू बी ऑयल एंड कमोडिटीज। तो ओएनजीसी इज माय टॉप लार्ज कैप पिक। इट ट्रेड्स एट 3.5 टाइम्स ईपीएस and 7% dividend yield, and I think it has reasonably corrected after the one off which it has on the results because of differential in the interest in the currency. और मुझे लगता है ONGC is at least poised for 175 if not higher. So that is my top pick in oil and gas, and I think that will rebound.
सेकंड होएगा एचडीएफसी बैंक। देखिए आपको पता है द मर्जर इज ऑन द कार्ड्स एंड देयर हैज बीन अ रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो, बट द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप एट 18,700 is HDFC to own. You could have played Bank of Baroda or a IndusInd or a AU Bank, but now there is enough value in HDFC Bank जो नेक्स्ट हाई ले जाएगा 45,000, और मुझे 1750 का भाव इसमें बहुत जल्दी दिखता है। 2, 3 will be a contrarian play Hindalco. I think TCRC margins have bottomed out, copper prices are set to go up, and they had a one-off because of Novelis. Otherwise the numbers are very strong. और आप देख रहे हो as far as autos, copper usage is rising. So these three are my large cap picks. Then we come to the mid caps. I think Biocon is a very good play on the insulin and the numbers which they gave out. So I am very bullish on Biocon with a target of 265. I think the underperformance is coming to an head. Fifthly, I will go with a stock called GMR. हमने ये 40-41 में as a disclosure अच्छे क्लाइंटों को दिलाया है. The results were a one-off. उसमें तीनों चीजें आ गई थी. The interest rate subvention which they had to do of replacing high cost debt with low cost, and they paid a charge. Second was some legal charges which got attributed, and third one-off was that they had a forced demerger with the Delhi airport when the COVID happened. तो एक साल की पूरी उन्होंने जो charges थे वो इस क्वार्टर में है. GMR will now on September have the fourth runway which will make it one of the biggest in the world. And traffic is going to rise 33% by the end of the year. So I think अगर आप साथ में अजय जी, their land bank in Hyderabad and Delhi is now on the anvil of development, which will be the real icing on the cake. तो मुझे 65 का भाव दिवाली तक दिखता है on GMR. दो और नाम मैं लूंगा. Piramal Pharma, the parent original company with the Piramal started before they sold their blockbuster drug to Abbott. The results were disastrous in the last 3-4 quarters, but this quarter was a standout. और मुझे लगता है Piramal Pharma is headed back to 125. Promoters have, by the way, issued warrants at 126. So risk reward is very favorable after this quarterly result. And last but not least, a share called Chemplast Sanmar. ये PVC resins में सबसे बड़ा player है in the south. It's a 70-year-old company, और मुझे लगता है Chemplast is now regaining its mojo. The management is very, very optimistic, and I have a target of 750 by the end of the year. मॉर्निंग, काफी अच्छा लग रहा है आपको वापस हमारे साथ देखकर, और इतने सारे स्टॉक, इतनी सारी कॉल्स आप बता रहे हैं. एक बार सीमेंट पर भी अपनी राय दे दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ आपका पसंदीदा शेयर तो है ही, सेक्टर तो है ही इनफैक्ट. और सीमेंट देखिए लगातार अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं. अब तो रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो मॉडरेशन है, जीएसटी कटौती की भी खबरें आ रही है, पता नहीं अनाउंसमेंट कब आएगा. कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को आप? मानसी जी देखिए, अल्ट्राटेक और अंबुजा मेरे दोनों प्रेफर्ड पिक्स हैं, एंड एज अ डिस्क्लोजर दे आर 2 ऑफ आवर टॉप पोर्टफोलियो पिक्स. और हम तो राइट करेंगे अल्ट्राटेक को 10-11 हजार तक और अंबुजा को 650 तक. दो राय नहीं है. जैसे मॉनसून खत्म होएगा प्राइसेस विल गो अप, और इनकी जो प्राइसिंग पावर है एंड कंजम्पशन आप देख ही रहे हैं. डीएलएफ इज अबव 500, गोदरेज प्रॉपर्टी 1500 हो गया. तो आई थिंक रियल एस्टेट इज अ नो ब्रेनर, और उसकी जो एंसिलरीज है, स्टील, सीमेंट विल डू वेल. Maybe because of there is some weakness in China, but cement will be a no-brainer. So I am very, very positive on those. But यहाँ risk reward नहीं है. जब मैं 6200-6300 पे ये और 320 पे अंबुजा कहता था, अब वो काफी रन अप हो चुका है. इस कारण से जो हमने नाम अभी लिए हैं, उनमें आपको वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता है और रिस्क रिवॉर्ड मोर फेवरेबल. जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. इंतजार रहेगा अगली बार वापस आपसे जुड़ने का. हैव अ नाइस डे टू यू, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉन्ग कोलैबोरेशन अगेन.